हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो देखो आज की जो हमारा क्लास होगा वो किसका होगा, रिएजेंट्स लेक्चर 2। तो बताओ सभी ने लेक्चर 1 देख लिया क्या? एक बार फटाफट सभी ऑनलाइन आ जाओ भाई ताकि क्लास स्टार्ट कर सकें। फटाफट ऑनलाइन आओ भाई, क्लास स्टार्ट करें। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई सभी को। फटाफट आ जाओ भाई, सभी आ गए क्या? करेंगे क्लास स्टार्ट। नमस्ते भाई, नमस्ते। नीतू गुप्ता सर आवाज़ धीमी आ रही है। देखो नीतू यहाँ से तो आवाज़ फुल है, मैं ही तेज बोल लूँगा, ठीक है? आवाज़ कम आ रही तो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। अभिजीत थैंक यू। बताओ अब ठीक है क्या? ब्राइटनेस अब ठीक है? अरे एस्टर की तरह ही होगा, एसिडिक एंड हाइड्राइड का भी हर एक का एस्टर ही तो है। वहां ओ आर ही तो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओ सी ओ आर की जगह क्या लगा दो, ओ सी ओ आर। बता, ये ओ आर जो लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकला था, यहाँ ओ सी ओ आर बाहर कर दे, ठीक है भाई? अलग अलग क्या लग रहा हूँ भाई? थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो वापस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? जहां ओ आर निकलना था वहां ओ सी ओ आर निकाल देना है, तो एनहाइड्राइड का रिडक्शन हो जाएगा, वही एल्कोहल बनना है, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है? अब देखो पिछली क्लास में हम सिंपल रिडक्शंस की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने देख लिया था कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे अगर मेरे पास कोई मेटलायन चेंज करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी चेंज होती है, अगर सब्स्टिट्यूएंट जोड़ते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी चेंज होती है। तो जितने भी हाइड्राइड डोनर रिड्यूसिंग एजेंट थे तो उनकी सब्स्टिट्यूएंट से भी इफेक्ट पड़ रहा था, रिएक्टिविटी में हमने देखा था, ठीक है? उसके मेटल आयन की वजह से भी उसकी रिएक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ रहा था, ठीक है? और उसके जो सेंट्रल एटम है हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम, उसकी वजह से भी उसकी रिएक्टिविटी में इफेक्ट पड़ रहा था। फिर उसके बाद हमने बात की थी उसके रिडक्शंस की, कि रिडक्शन से क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो वो प्रोडक्ट भी देख लिए थे कि इमीन होगा तो एमीन बनेगा, ठीक है? एमाइड होगा, अगर वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर दे रखा है तो आपका एमीन का फॉर्मेशन होगा, 0 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर दे रखा है तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है? उसके बाद आपके पास एसाइल क्लोराइड हो, प्राइमरी अल्कोहल हो, सभी से प्राइमरी एल्डिहाइड हो, उस सबसे क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल, एस्टर हो जाए, ठीक है? अगर कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल, एसिड होगा तो भी प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है? जैसे आज उसके बाद हमने सॉल्वेंट का इफेक्ट देखा था। सॉल्वेंट में मैंने कहा था कि आपके पास जो भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से H2 गैस रिलीज हो जाती है जो हाईली स्टेबल होती है। तो जो भी आपका वहां रिड्यूसिंग एजेंट था, रिड्यूस जिसमें करने वाला जो भी कंपाउंड था कार्बोनिल का, वो रिड्यूस नहीं करता और उसको ना करके क्या कर लेता है, प्रोटॉन जो सॉल्वेंट से H+ ले लेता है, ठीक है? उसके बाद मैंने एक और बात कही थी कि उसकी कीमो सेलेक्टिविटी, कौन कहां तक रिड्यूस करता है, किसकी औकात कहां तक रिड्यूस करने की है। तो NaBH4 होता है वो कीटोन तक करता है, लिथियम बोरोहाइड्राइड वो कहां तक करता था, एस्टर तक करता था, जिंक बोरोहाइड्राइड एसिड तक करता था। उसके बाद आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो सबको ही रिड्यूस कर देता था, ठीक है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसे थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं भाई। देखो क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ क्वेश्चंस में सबसे पहले बात करें, जैसे आपसे ये क्वेश्चन दे दिया गया, एक यहाँ एस्टर ले लेता हूं मैं, ठीक है? साइक्लिक एस्टर ले लिया, तो साइक्लिक एस्टर ले लिया, ठीक है? और इसमें मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया। तो बताओ क्या बनेगा, यहां से आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया गया, तो आपको पता है एस्टर होगा तो हमें एल्कोहल बनेगा। अब एल्कोहल बनेगा तो सिंपल आप यहां से ये एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड था ये यहां से अटैक करेगा, बताओ ये यहां से बॉन्ड शिफ्ट कर देगा, बताओ बॉन्ड शिफ्ट करने के बाद यहाँ क्या बन जाएगा, देखो यहाँ ये आपका O- हो जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन, यही तो जुड़ेगा। अब उसके बाद क्या होगा, सिंपल कि यहां से यहां शिफ्ट होगा, ये मेरे पास बाहर हो जाएगा। तो क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड बन गया। यहां से आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एल्डिहाइड,
ये आपका O-, ठीक है, यही तो निकला, यहां से बाहर हो गया ये। अब जैसे ही O- बना तो आपके पास सिस्टम के अंदर यहाँ क्या होगा, आपका AlH3 था, ये H+ डोनेट करने के बाद ये क्या बन गया, AlH3, और AlH3 यहाँ से क्या कर लेगा भाई, आपका इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद यहाँ बताओ आपके पास क्या सिस्टम बन जाएगा, ये आपका ऑक्सीजन और यहाँ AlH3 जुड़ जाएगा। तो बताओ, अब मैंने ये भी बात कही थी कि अगर मेरे पास कोई बोरोन होता है या एल्यूमिनियम होता है, उसके पास अगर 3 बॉन्ड होते हैं तो वो क्या कहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं, गरीब हूं। पर जैसे ही 4th बॉन्ड आ जाता है तब वो इलेक्ट्रॉन अमीर की तरह आपके शौक पूरे करने लग जाता है। तो क्या कहता है कि मैं ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता हूं। तो यहां से ये CH बताओ यहां डोनेट कर सकता है, और यहां डोनेट करेगा तो बताओ ये भी क्या बन जाएगा, आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ O- हो जाएगा, सोलवेंट के बाद में H+ डाल देंगे तो H+ ले लेगा, तो बताओ ये भी हो जाएगा। और यहां से आपका क्या हो गया, ये O- ही कर देता हूं, ठीक है, दिखाई देता हूं। यहां से O- और यहां से वापस क्या जुड़ गया, AlH2 हो गया। अब यहां से आपका क्या हो जाएगा भाई, यहां से ये हाइड्रोजन जुड़ गए। अब H2 H+ डाल देंगे, सोलवेंट क्या करेगा, H+ ले लेगा, यहां से H2O मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या करेगा, यहां से ये H2O मॉलिक्यूल यहां लिख देगा, ये आपका एल्यूमिनियम पे अटैक करेगा और यहां से O- कर देगा। फिर यहां से H+ डलाई हुआ है वो दोनों को किस में कन्वर्ट कर देगा, OH में, दोनों को OH के अंदर। तो ये भी OH बन गया और ये भी इस साइड में भी OH बन गया। उसमें भी अगर एसाइक्लिक होता है तो एसाइक्लिक में भी तो यही हो रहा था भाई, देखो याद करो, एसाइक्लिक होता था तो एसाइक्लिक जो एस्टर था, एसाइक्लिक एस्टर की अगर हम बात करते तो एसाइक्लिक एस्टर में भी तो यही हो रहा था कि आपका ये आपके पास एस्टर था, यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रहे थे तो आपका क्या बन रहा था, ये तो ROH बन जाता था, प्लस ये जैसे R- है तो ये R-OH। बस अब यहां जुड़े भी हैं दोनों साथ में तो दोनों साथ में OH बन जाएंगे यहाँ, ठीक है। तो ये साइक्लिक एस्टर की कहानी हो गई। तो साइक्लिक एस्टर में भी बताओ कितने यहाँ आपके पास, जिसको लेक्टॉन्स भी कहते हैं हम, इसी को क्या कहते हैं, लेक्टॉन्स भी बोलते हैं। अब देखो साइक्लिक एस्टर के अंदर बताओ कितने आपके पास हाइड्राइड यूज हुए। एक तो हाइड्राइड ये रहा जो इसको डोनेट किया है, और दूसरा हाइड्राइड यहां से देखो ये डोनेट कर रहा है। मतलब यहां पर भी आपको कितने हाइड्राइड हो रहे हैं, यहां से 2 हाइड्राइड की जरूरत पड़ रही है, 2 हाइड्राइड चाहिए इसके कंप्लीट रिडक्शन के लिए। तो आपको NAT में देखो क्वेश्चंस बना सकता है। सबसे पहले मैंने कहा एसिड्स की बात करें, किस कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर कितने आपको हाइड्राइड की जरूरत पड़ रही है। तो सबसे पहले बात करें एसिड्स की, सबसे पहले एसिड्स की बात करें तो 3 हाइड्राइड की जरूरत पड़ रही थी, पिछली क्लास में बताया था। उसके बाद आपके पास जो भी एस्टर हुआ या लेक्टोन्स हुए उसमें कितने की, या एमाइड हुआ तो उसमें कितने की, एस्टर हुआ, लेक्टोन्स हुए या एमाइड हुआ, इसमें कितने की जरूरत पड़ती है भाई, 2 की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एसाइल क्लोराइड हो गया, एसाइल क्लोराइड में भी किसकी जरूरत पड़ती है, 2 की। उसमें भी कितने की जरूरत पड़ेगी, 2 की पड़ रही है। कीटोन और एल्डिहाइड और एमीन जो होगा, कीटोन, एल्डिहाइड और एमीन, इसमें कितने हाइड्राइड की जरूरत पड़ी है बताओ, इमाइन, इमाइन होगा ना, एमीन तो फॉर्मेशन होता है, इमाइन के अंदर कितने की जरूरत पड़ेगी, 1 की। तो ये हाइड्राइड चाहिए कंप्लीट रिडक्शन के लिए। जैसे आपको NAT में इस टाइप से क्वेश्चंस बना के दे देगा, कहेगा कि भाई इसमें बताओ कंप्लीट रिडक्शंस के लिए कितने हाइड्राइड की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये यहां एसिड बना दिया, यहां कीटोन लिख दिया, बताओ इसके अंदर कितने आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जरूरत पड़ेगी, कितने हाइड्राइड किस टाइप से लिख देगा। तो बताओ इसके अंदर यहां हमने देखा था सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप है उन फंक्शनल ग्रुप को हम लिख लेंगे। यहां देखो एसिड्स की बात करें, एसिड्स में बताओ कितने चाहिए भाई, 3 हाइड्राइड चाहिए, 3 हाइड्राइड। एसाइल क्लोराइड में कितने चाहिए, 2 हाइड्राइड की जरूरत पड़ेगी, 2 हाइड्राइड। कीटोन है, कीटोन के अंदर कितना, 1 चाहिए, 1 हाइड्राइड। यहाँ आपके पास एसिड एल्डिहाइड है तो यहाँ पर भी 1 चाहिए। तो टोटल कितने हाइड्राइड की जरूरत पड़ेगी, 3 + 2 5 + 6 + 7। तो यहाँ कितने हाइड्राइड की जरूरत पड़ेगी, 7 हाइड्राइड की जरूरत पड़ेगी। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास
ये कंपाउंड दे दे, ठीक है, ये कंपाउंड दे दे, और कहे कि यहां आपके पास एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, और यहां सेकंड स्टेप में क्या है, D2 और D+ है। ये आपकी फर्स्ट, ये सेकंड स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप यहां पर भी क्या है आपका, लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटेरियम है D4, और यहां भाई क्या है आपका सेकंड स्टेप के अंदर क्या है, ये फर्स्ट, ये सेकंड स्टेप। तो यहां क्या दे रखा आपका H+H2। तो फटाफट बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या सेम बनेगा, डिफरेंट बनेगा। मैकेनिज्म अगर जिसको भी थोड़ा पता है तो उसको वो कर लेगा। देखो यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो यह हाइड्रोजन डोनेट करेगा, और हाइड्रोजन मैंने कहा था जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो उसका हाइड्रोजन कहां पर जाता है, उसका हाइड्राइड कहां जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, बताओ ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, तो यहां बताओ ये कहां जा रहा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, मतलब यहां आपका हाइड्रोजन आ गया। अब ये बताओ O- होगा, OH जो होता था वो हाइड्रोजन कहां से आता था, सोलवेंट से, सोलवेंट से आएगा, तो सोलवेंट में यहाँ क्या ले रखा आपका, डी पे ले रखा है, यहाँ आपका THF हो गया, ठीक है, या मेरे तो यहाँ क्या आ जाएगा, D जुड़ जाएगा, ठीक है। सेम यहां पर भी आपका यहाँ LID, तो यहां से D डोनेट करेगा, D ड्यूटेरियम हाइड्राइड डोनेट करेगा, ड्यूटेरियम डोनेट करेगा, तो यहाँ कहां जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। तो यहाँ आपका ये क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा, तो यहाँ ड्यूटेरियम आ गया। अब बताओ ऑक्सीजन है यहाँ, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, H+ आएगा। बताया था ये हाइड्रोजन कहां से आता है, सोलवेंट से, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ये रिड्यूसिंग एजेंट से आता है। तो ये आपके दोनों फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन से हो जाएगा। तो बताओ इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो क्या, ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताओ भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो क्या। जैसे आपको एक और क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं, आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। फटाफट बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। तो ये आपके पास फॉर्म हो रहा है, यहाँ रिएजेंट की जरूरत है, ये आपका है भाई, यहां लिख दिया मैंने, इसको अल्कोहल बना दिया, ये OH, और ये आपका एसिड है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शंस भी लिख देता हूं, क्या कौन सा रिएजेंट की जरूरत पड़े, कौन सा इसके लिए मोस्ट प्रेफरेबल होगा इस रिएक्शन के लिए। फटाफट बताओ कौन सा आंसर होगा भाई, फटाफट कमेंट करो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर होगा, बताओ सभी समझ में आ रहा है भाई। आंसर देखो, चेंज मत करो, एक ही आंसर आना चाहिए, फटाफट दो आंसर। B और C में लगातार आंसर है, B और C फटाफट करो भाई, बताओ क्या आंसर, A भी आंसर आ गया। इसके कन्वर्जन के लिए कौन सा रिएजेंट सबसे मोस्ट प्रेफरेबल होगा, ये बताना है आपको। CAB, देखो मोस्टली आंसर CC आ रहा है, आंसर मोस्टली आंसर CC दे रहा भाई, सभी करो फटाफट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, C A एंड C, B। देखो फटाफट इधर ध्यान दो भाई, बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखो यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बताओ किसको करता था रिड्यूस, सबको, जो भी आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड हो सबको रिड्यूस कर देगा। इसमें ये सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो बताओ एस्टर का तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ध्यान से देना भाई, ध्यान से देखो, यहाँ एस्टर का, ये आपका एस्टर है, एस्टर का तो रिडक्शन होके प्राइमरी अल्कोहल बन गया। बताओ एसिड जो है, एसिड का रिडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। बताओ आपका जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो तो एस्टर को भी रिड्यूस करता है और एसिड को भी करता है, इसका मतलब ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रिएजेंट अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम डाल देंगे तो ये तो एसिड को भी रिड्यूस करेगा और किसको करेगा, एस्टर को भी रिड्यूस करेगा। पर आपको क्या दे रखा है प्रोडक्ट में कि एस्टर रिड्यूस, एसिड रिड्यूस नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये तो हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर यूज करते हैं तो वो दोनों को रिड्यूस करेगा। बात करते हैं आगे, NaBH4 कहां तक रिड्यूस करता है, कीटोन तक।
कीटोन तक अगर रिड्यूस करेगा, यहां ना तो कीटोन है, देखो यहाँ एस्टर है और एसिड है, दोनों को रिड्यूस नहीं करता, ना एस्टर को करता है ना एसिड को रिड्यूस करता है। बताओ यहाँ तो एस्टर को रिड्यूस कर रखा है, इसका मतलब मुझे एक ऐसा रिएजेंट चाहिए जो एस्टर को तो रिड्यूस करे और एसिड को नहीं करे। ये कीमो सेलेक्टिविटी का क्वेश्चन है भाई, किसका है, दो फंक्शनल ग्रुप में से एक को रिड्यूस करे दूसरे को नहीं करे, यही हमारी कीमो सेलेक्टिविटी है। NaBH4 तो दोनों को रिड्यूस नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि जैसा NaBH4 डालेंगे तो जैसा सबस्ट्रेट है वैसा ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। लिथियम बोरोहाइड्राइड, बताओ लिथियम बोरोहाइड्राइड कहां तक रिड्यूस करता है, एसिड तक रिड्यूस ना एस्टर तक रिड्यूस करता है, मतलब आपका एस्टर को तो रिड्यूस कर देगा, एसिड को नहीं करेगा। तो यहां क्या होगा, देखो आपका ये एस्टर है और एसिड है, एसिड को तो रिड्यूस नहीं करता है लिथियम बोरोहाइड्राइड, पर क्या करता है, एस्टर को रिड्यूस कर देता है। यहां पर भी एसिड रिटेन रह गया और आपका एस्टर रिड्यूस होगा। इसका मतलब ये रिएजेंट सबसे बेस्ट रिएजेंट होगा, क्योंकि यहां ये लिथियम बोरोहाइड्राइड जो होता है वो एस्टर को रिड्यूस कर देता है और एसिड को नहीं करता, एस्टर तक करता है। तो इसका मतलब ये रिएजेंट चाहिएगा, और ये कहां तक करता है, एसिड तक, तो ये तो दोनों को ही कर देता, तो ये भी नहीं। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, लिथियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, बताओ समझ में आ गया भाई। कोमल वीडियो रुक रहा है तो आप एक बार बंद करके वापस रिफ्रेश कर लो, ठीक है। वॉल्यूम कम आ रही है यहां से, तो मुझे लगता है वॉल्यूम पूरी है। मैं एक बार वापस पूछ लेता हूं भाई फटाफट। देखो यहां से वॉल्यूम पूरी है भाई, मैं ही तेज बोल लेता हूं, ठीक है। बताओ ज्यादा तो वॉल्यूम कम नहीं है कि सुनाई नहीं दे रहा हो कभी, ऐसा तो नहीं है ना, बताओ ऐसा तो नहीं है। फर्स्ट स्लाइड ओके भाई, जिसके मोस्टली बच्चे कह रहे हैं वॉल्यूम ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा तेज करूंगा, ट्राई करूंगा ज्यादा तेज बोलने की, ठीक है। वैसे यहां जितनी वॉल्यूम थी वो तुम्हें कर दी है, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड ये है भाई, देखो ये है, देख लो, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट हमारा होगा यहां जिंक बोरोहाइड्राइड की बात करते हैं। जिंक बोरोहाइड्राइड, तो देखो जिंक बोरोहाइड्राइड की अगर मैं बात करता हूं तो जिंक बोरोहाइड्राइड जो होता है वो काफी हाई क्या होता है, कीमो सेलेक्टिविटी शो करता है। ये क्या होता है, कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट होता है, हाईली कीमो सेलेक्टिव, हाईली सिलेक्टिव होता है, हाईली कीमो सेलेक्टिव। दूसरा क्या होगा, ये कहां तक रिड्यूस करता है, आपको पता है एसिड तक रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कीमो सेलेक्टिविटी का मतलब ये क्या है कि अगर आपके पास दो कंपाउंड दे रखे हैं, मतलब दो कार्बोनिल कंपाउंड दे रखे हैं, जैसे आपके पास एक ये कंपाउंड दे दिया, एक मेरे पास यहां क्या दे दिया, आपके पास एसिड दे दिया, और एक आपके पास कीटोन दे दिया, और इसमें क्या डाल दिया जाए, जिंक बोरोहाइड्राइड डाल दिया जाए, ठीक है भाई, जिंक बोरोहाइड्राइड। तो ये जो जिंक बोरोहाइड्राइड है ये सेलेक्टिविटी शो करता है, कीमो सेलेक्टिविटी। ये दो फंक्शनल ग्रुप में से एक को रिड्यूस कर देता है, दूसरे को नहीं करता है। सेलेक्टिविटी ये रिड्यूस कहां तक करता है, एसिड तक। अगर एक फंक्शनल ग्रुप होता है तो वो कर देता है सबको रिड्यूस, ठीक है। पर अगर सेलेक्टिविटी की बात करते हैं तो ये हाईली कीमो सेलेक्टिव शो करता है, मतलब आपके पास दो कार्बोनिल है तो उनमें से एक को रिड्यूस कर देता है, दूसरे को नहीं करता, मतलब। और पहले को बताओ किसको करेगा सबसे पहले, जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, सीधा सा बात है। जो इन दोनों जो फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए हैं इसमें से जिसकी कीमो सेलेक्टिविटी ज्यादा होगी हम कहेंगे उसको पहले रिड्यूस कर देगा, और उसको जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी उसको बाद में रिड्यूस करेगा। बताओ दोनों में किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, आप कहोगे सर कीटोन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, पिछली क्लास में डिस्कस किया था, कीटोन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी उसको पहले रिड्यूस कर देगा, तो इसको रिड्यूस कर देगा और आपका एसिड जो होगा वो रिटेन रह जाएगा, एसिड होगा वो सेम बना रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये क्या शो करता है, कीमो सेलेक्टिविटी शो करता है। तो यहां ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा और इसकी जगह ये आपका एसिड रिटेन रह जाएगा। तो ये क्या शो करता है, सिलेक्टिविटी शो करता है, ठीक है। जैसे आपके पास ये कंपाउंड है भाई, ये आपके पास दो कीटोन दे दिए और इसमें भी जिंक बोरोहाइड्राइड डाल दिया, तो बताओ एक कीटोन को रिड्यूस करेगा या बी को, फटाफट सभी आंसर देंगे। बताओ एक कीटोन को रिड्यूस करेगा या बी को करेगा, भाई सभी बोलेंगे, बताओ किसको रिड्यूस करेगा,
हाँ, हेडफोन और ईयरफोन जिसके पास है वो हेडफोन यूज कर ले या ईयरफोन यूज कर ले, उसमें सही सुनाई दे रहा है बच्चे बोल रहे हैं भाई, ठीक है। तो जिसमें प्रॉब्लम हो रही है जिसके साथ भी, बताओ कौन सा आंसर होगा। बी 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 को रिड्यूस करेगा पहले, बिल्कुल सही है भाई सभी, बिल्कुल। अरे कीटोन तो दोनों ही है, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, तो आपको पता है इन दोनों में से हम कहेंगे भाई जिंक बोरोहाइड्राइड दे रखा है, तो जिसकी यहाँ इलेक्ट्रोफिलिसिटी जिस कीटोन की अच्छी होगी उसको रिड्यूस कर देगा और दूसरे को छोड़ देगा। तो यहां से बताओ ये आपके पास क्या है, डोनेटिंग ग्रुप हैगा, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, तो बी को रिड्यूस कर देगा, ए को छोड़ देगा, ठीक है। तो यहां आपके पास ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका, तो ध्यान रखना है जिंक बोरोहाइड्राइड अगर दो फंक्शनल ग्रुप है तो उसको एक को रिड्यूस करता है दूसरे को छोड़ देता है। अगर जिंक बोरोहाइड्राइड एक्सिस में बोल दिया जाता है तो हम दोनों को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो अगर सेलेक्टिविटी की बात करता है तो हम कहेंगे जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी उसको पहले रिड्यूस करेगा, और अगर यहां कोई सेलेक्टिविटी शो नहीं करेगा तो हमें पता है एसिड तक रिड्यूस कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, देखो अब नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर आपके पास कि लिथियम बोरोहाइड्राइड जो होते हैं और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है। तो हेडिंग लिख लेंगे रिएक्शंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद अदर फंक्शनल ग्रुप। रिएक्शंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद अदर फंक्शनल ग्रुप। अदर फंक्शनल ग्रुप के साथ हमें यहां क्या बतानी है और कौन कौन से कंपाउंड होंगे जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। अब देखो यहां बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं यहां नाइट्राइल की, जो आपके पास RCN जैसे दे दिया, ठीक है। ये RCN है और RCN के अंदर अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करता हूं भाई, क्या यूज करता हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आपको पता है यहां से अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा तो ये ALH बॉन्ड को क्या करता है, डोनेट करता है हाइड्राइड, और यहां से डोनेट करेगा तो यहां अटैक करेगा, यहां से इसको शिफ्ट कर देगा बॉन्ड को, बन क्या जाएगा बताओ, R कार्बन डबल बॉन्ड, यहां आपका हाइड्रोजन आ गया, यहां नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, तो यहां क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब यहां आपके पास वापिस ये क्या बन चुका होगा, ALH3 हो चुका होगा, और ALH3 अगर हो चुका है तो इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, यहां अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो बताओ क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड N, और यहां आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपका एल्यूमिनियम बन जाएगा, ये एल्यूमिनियम और इसके साथ 3 हाइड्राइड जुड़ जाएंगे, बताओ यही बनेगा। यहां इसके पास हाइड्रोजन है ही, तो बताओ जैसे ही यहां एल्यूमिनियम के पास 4 बॉन्ड बनते ही क्या करेगा, वापिस हाइड्राइड डोनेट करेगा, तो बताओ यहां से वापिस ये क्या करेगा, वापिस यहां अटैक कर देगा हाइड्राइड डोनेट, यहां से वापिस ये बॉन्ड शिफ्ट कर देगा, बताओ क्या बन जाएगा, R कार्बन H, एक ऑलरेडी लगा हुआ था तो ये 2 H हो गए, यहां क्या बन चुका है, नाइट्रोजन, और यहां क्या बन गया है आपके पास एल्यूमिनियम और ALH2, ठीक है। नेगेटिव था तो यहां लिथियम जुड़ गया होगा, ठीक है, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का था। अब यहां से वाटर डाल देंगे, हाइड्रोलाइसिस कर लेंगे, यहां एल्यूमिनियम पे क्या करेगा भाई, अटैक करेगा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और यहां से बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा, तो बताओ क्या बन जाएगा, यहां से RCH2 और NLi, और जो नेगेटिव बनेगा उसके पास वापिस लिथियम से क्या ले लेगा, H प्लस, लिथियम प्लस, तो ये लिथियम जोड़ देगा, ठीक है, और वापिस ये H2O से क्या ले लेगा, 2H प्लस ले लेगा, तो लिथियम से यहां से H प्लस OH माइनस, हाइड्रोलाइसिस कर देगा ना, यहां से H प्लस OH माइनस, तो यहां किस फॉर्म में बाहर हो जाएगा, 2LiOH, 2LiOH बाहर हो जाएंगे, और क्या बन जाएगा, RCH2NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, RCH2NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब आपका अगर कोई साइनाइड है, नाइट्राइल कहें हम, तो ये कंपाउंड अगर प्रेजेंट होता है तो ये क्या कर देता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको एमीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, एमीन के अंदर। अब देखो यहां कितने हाइड्राइड की जरूरत पड़ी है, सबसे पहला तो ये हाइड्राइड दिए, एक हाइड्राइड यहां यूज किया है इसमें,
दूसरा हाइड्राइड यहाँ का किसने कहाँ दिया है, ये हाइड्राइड देखो डोनेट कर रहा है। इसका मतलब आपका नाइट्राइल को भी अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करता है तो बताओ कितनी हाइड्राइड की जरूरत पड़ेगी, 2 हाइड्राइड्स। इसके कंप्लीट रिडक्शंस के लिए हमें 2 हाइड्राइड मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ और भी कौन कौन से होते हैं जो अदर फंक्शनल को रिड्यूस करता है, जैसे मेरे पास यहां कोई आपके पास N3 दे दिया जाए एजाइड, तो इसमें अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया जाता है भाई, तो ये इसको भी किस में रिड्यूस कर देता है, RNH2 के अंदर रिड्यूस कर देता है, RNH2 के अंदर रिड्यूस कर देता है। ठीक है, जैसे और आपके पास RNO2 दे दिया जाए और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया जाए, तो ये भी इसको क्या कर देता है, R आपके पास NH2 के अंदर रिड्यूस कर देता है, RNH2 के अंदर क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो ये ध्यान रखना है कि लिथियम जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, NO2 हुआ, एजाइड हुआ, CN हुआ, इन सभी को भी रिड्यूस कर देता है और किसमें, एमीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये बातें बस आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े, बताओ भाई फटाफट आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं यहां और किस किस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं इसमें एल्कीन और एल्काइंस के साथ। देखो हमने अदर फंक्शनल ग्रुप का देख लिया, जितने भी कार्बन थे उनका भी रिडक्शन देख लिया। ठीक है, अब हमें यहां किसकी बात करनी है, एल्कीन और एल्काइंस के रिडक्शंस की। एल्कीन और एल्काइन, तो हेडिंग लिख लेंगे रिडक्शंस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस, एल्कीन एंड एल्काइंस। देखो कोई भी, जैसे मैंने कार्बोकेटाइन पढ़ा था याद हो तो आप लोगों को, तो उसमें मैंने कहा था एल्कीन जो होती है वो पाई इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन होती है, एल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। और अगर एल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो आप ही बताओ वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। और एल्कीन खुद एज ए न्यूक्लियोफाइल है, जैसे मेरे पास एल्कीन हो गई, एल्कीन हो गई, तो एल्कीन खुद क्या है भाई, एज ए न्यूक्लियोफाइल है। ये एल्कीन है। यहां अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहां क्या डाल देता हूं तो बताओ क्या होगा, एल्कीन के पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो बताओ ये कैसे बिहेव करेगी, एज ए न्यूक्लियोफाइल। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी क्या है भाई, आपका न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर, मतलब ये भी न्यूक्लियोफाइल ये भी न्यूक्लियोफाइल। आप खुद सोचो, बताओ क्या रिएक्शन करना चाहिए, बताओ सभी बताओ, और क्या रिएक्शन करेगा, तो हम कहेंगे रिएक्शंस नहीं करेगा, सीधा दिख रहा, दो न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्शन नहीं करते। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल होता तो रिएक्शन कर जाता। दूसरी बात, अगर एल्काइन होती है, मान लो ये मेरे पास एल्काइन होती है, और एल्काइन के साथ अगर मैं यहां पर भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया जाता है तो बताओ क्या रिएक्शंस होगी, तो आप कहोगे यहां एल्काइन के पास तो 2 पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यहां पर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा होगा। ये ऑलरेडी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में आपस में कोई रिएक्शन से नहीं होगी, तो ये भी आपस में कोई रिएक्शन से नहीं करेगा, ये भी कोई रिएक्शन। इसका मतलब एक नॉर्मल एल्कीन और एक एल्काइन की अगर मैं बात करता हूं, एक नॉर्मल एल्कीन और एल्काइंस की, तो वो आपस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कोई रिएक्शंस नहीं करती हैं, क्योंकि आपकी जो एल्कीन होती है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करती है, क्योंकि उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल हो जाए। ठीक है, ठीक है भाई। देखो प्रीवियस स्लाइड देख लेना, आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी है। ठीक है, ये प्रीवियस स्लाइड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां एल्कीन की बात करें तो एल्कीन के अंदर अगर मैं यहां क्या कर लेता हूं, कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कोई कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, जैसे ये कंपाउंड ले लिया। ठीक है, अगर मैं कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ले लेता हूं तो बताओ अगर इसका रिडक्शन को, ये एल्कीन है पर ये मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, आपको पता है ये रेजोनेंस करेगा। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, तो बताओ ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। तो बताओ इस एल्कीन के अंदर अब क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, बताओ यही तो आएगा। तो बताओ एल्कीन के अंदर ये जो कार्बोनिल है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, -m की तरह। तो ये क्या करेगा, यहां से इस एल्कीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और रेजोनेंस करेगा, तो यहां इस एल्कीन पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। और बताओ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी तो लिथियम एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड होगा वो बताओ क्या कर सकता है, इजीली यहां अटैक कर सकता है।
मैंने क्या कहा, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा तो यहां पर अब क्या कर सकता है, इजीली अटैक कर सकता है। कैसे अटैक करेगा, देखो अटैक करेगा तो या तो क्या हो सकता है, ये कार्बोनिल तो हमें पता है ये रिड्यूस होने वाला कीटोन है, कीटोन होगा तो ये रिड्यूस होगा। हो सकता है ये एल्कीन रिड्यूस नहीं हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरे पास एल्कीन भी रिड्यूस हो जाए और कार्बोनिल भी, मतलब ये सिस्टम बन जाए, यही तो सिस्टम बन जाए। ठीक है, तो ये दोनों में दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एल्कीन भी रिड्यूस हो जाए और आपका कार्बोनिल, कार्बोनिल तो होगा ही, तो एल्कीन भी हो जाए और एल्कीन नहीं भी हो। ठीक है, अब देखो अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेता हूं भाई, हमें ये देखना है दोनों बन रहे हैं तो दोनों में मेजर कौन सा होगा। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, बताओ सभी को, आवाज आ रही है कि बताओ सभी के पास? हाँ बिल्कुल सुप्रिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, नहीं नीतू, इसमें NO2 और इसमें जैसे इनकी कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट हाइड्राइड ट्रांसफर ही बोला जाता है कि डायरेक्ट इसमें हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। तो इसमें सिंपली और कुछ नहीं होता, ये एज ए N2 बाहर कर देता है और वहां आपके पास N3 है तो उसमें एक N2 को बाहर कर देता है और नाइट्रोजन को हाइड्राइड डोनेट कर देता है, सिंपल। ठीक है, ओके। तो देखो यहां हम बात करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अगर मैं बात करता हूं, इन दोनों में से देखना है मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम जब हाइड्राइड होता है, और तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हमेशा क्या करता है, ये दोनों को रिड्यूस कर देता है, मतलब ये मेजर होने वाला है। ठीक है, ये मेजर होगा, एल्कीन को भी रिड्यूस कर देता है और आपका कार्बोनिल दोनों को रिड्यूस कर देता है। बट अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ही, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ही 0 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर पर ले लिया जाता है, तो वहां क्या होगा, 0 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर पे ले लिया जाता है, तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये मेजर हो जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। मतलब एल्कीन रिड्यूस नहीं होगी, आपका क्या होगा, ओनली कार्बोनिल रिड्यूस होगा। तो हमें यहां देखना है कि मेजर कौन सा होगा। तो अगर 0 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर ले लिया जाता है, जैसे -10 डिग्री लिखा जाता है नॉर्मली, यहां क्या लिखा जाता है, -10 डिग्री या उससे भी आपका कम टेम्परेचर, तो यहां मेजर ये हो जाता है, मतलब एल्कीन आपकी यहां क्या नहीं होगी, एल्कीन रिड्यूस नहीं होगी। इसके लिए मेजर प्रोडक्ट दोनों ही बन रहे हो, पर मेजर कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड लेता हूं भाई, क्या लेता हूं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड में हमेशा बताओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो क्या होता है भाई, आपका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो रिएक्टिविटी हमने देख लिया था। तो ये अगर मेरे पास यहां ये दोनों को रिड्यूस कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं करने वाला है, तो इसमें भी मेजर कौन सा होता है, यही कि एल्कीन को ये रिड्यूस नहीं करता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। ठीक है, अब इसी की रिएक्टिविटी देखो, अगर मुझे यहां क्या बनता है कि ये लगभग बनता है 55-60% के अप्रोक्स, और ये बनता है लगभग 40-45 के अप्रोक्स। ठीक है, इतना परसेंट बनता है। तो बताओ अगर मेरे पास यहां ये 50 से 60% ही बन रहा है प्रोडक्ट, तो बताओ इसकी इल्ड बहुत कम आती है, और इल्ड कम आती है इसी वजह से यहां एक और रिएजेंट यूज किया जाता है, NaBH4CeCl3.7H2, इसे लुके रिएजेंट या ये कहें लुचे रिएजेंट कह सकते हो। ठीक है, वो रिएजेंट बोला जाता है इसको, और ये क्या करता है, इसको 100% ये मेजर बनेगा, पर यहां ये इसकी जो इल्ड आती है वो लगभग 100% के अप्रोक्स आती है। तो जब भी किसी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को क्या करना होता है, रिडक्शंस करना होता है उसकी ओनली फॉर कार्बोनिल, अगर दोनों का ही रिडक्शंस करना है तो वहां क्या यूज करेंगे हम, आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और अगर मान लो मुझे क्या करना है, ओनली कार्बोनिल रिड्यूस करना है और एल्कीन को नहीं करना, और मुझे 100% इल्ड चाहिए होती है, तो मैं कौन सा रिएजेंट यूज करता हूं, NaBH4CeCl3। सी को बोला जाता है यहां सेरियम क्लोराइड। ठीक है, सेरियम ट्राई क्लोराइड। ठीक है, तो ये रिएजेंट यूज किया जाता है और इसमें लगभग 100% यहां इल्ड आती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ याद रखने हैं। अब सबसे पहली बात उठती है, इसकी बात करेंगे भाई आगे, डेरिवेटिव है सोडियम बोरोहाइड्राइड का। ठीक है, तो इसको ये मैं सिंपली बताया, इसी के साथ ही आगे बात करें डिटेल से इसकी। अब बात आती है इन दोनों की, कि यहां
ऐसा टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या हो जाता है कि भाई ये जो रिडक्शंस है ये एल्कीन को फिर रिड्यूस नहीं कर पाता है, ये ओनली कार्बोनिल को क्यों करता है? क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है, फिर भी अगर टेम्परेचर में डिक्रीज कर देता हूं तो टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से आपका मेजर ये होने लग जाता है। ऐसा क्या रीजन हो जाता है, क्या कहानी होती है, वो तो हम क्या समझेंगे, इसकी मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी हमें। तो मैकेनिज्म में अगर मैं बात करता हूं, देखो इसकी मैकेनिज्म की बात करूं तो मैकेनिज्म में जैसे मैं एक सिंपल कंपाउंड ले लेता हूं, ये आपके पास जैसे एल्डिहाइड ले लिया, ये आपके पास कोई कंपाउंड में ले लिया, ठीक है, और इस ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, ये बताओ, ठीक है, वहां पर भी हमने क्या लिया था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, ठीक है, और इसमें अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देता हूं तो बताओ क्या करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? यहां से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, इसका अपना ALH बॉन्ड जो होगा वो इस कार्बोनिल को बताओ क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। यहां से हम कहेंगे ये इस कार्बोनिल को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। यही तो कर रहे थे भाई अभी तक है कि जो भी कार्बोनिल होता है उसको अपना जो ALH बॉन्ड का हाइड्राइड है वो उस कार्बोनिल को डोनेट कर देता है। जैसे ही डोनेट करेगा तो बताओ यहां क्या बन जाएगा, इसके पास क्या बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, PH, ये आपका हाइड्रोजन था, यहां आपका O- हो गया और ये आपका एक और हाइड्रोजन जुड़ गया जो हाइड्राइड आया है। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो आपको पता है ये क्या बन चुका होगा, ALH3 हो चुका होगा, और ये अगर ALH3 हो चुका है तो आपको पता है ये O- यहां अटैक कर सकते, क्योंकि ALH3 के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। मैंने कहा था कि अगर एल्यूमिनियम या बोरोन होता है उसके पास 3 बॉन्ड अवेलेबल है तो वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन के उनके पास होता नहीं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक भिखारी के होते हैं। तो जैसे कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ जाए तुरंत इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं। तो यहां इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन जाएगा, यहां से PH, यहां देखो आपका क्या था, डबल बॉन्ड, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, O- के साथ क्या जुड़ गया, ALH3। अब बताओ यहां क्या हो चुका है, अब एल्यूमिनियम वापिस क्या बना चुका है भाई, 4 बॉन्ड बना चुका है। एल्यूमिनियम क्या बना चुका है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर चुका है। जैसे ही एल्यूमिनियम 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो ये हाइड्राइड, बताओ अब हाइड्राइड डोनेट करेगा, और अब ये हाइड्राइड क्या करता है, इस एल्कीन पे अटैक कर देता है और यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। क्यों अटैक करेगा ये हम आगे बात करेंगे, इसकी मैकेनिज्म में जस्ट आगे आने वाली इसी की बात कि यही क्यों करता है। आप कहोगे सर इस पे भी तो कर सकता था, यही इसी कार्बन पे एल्कीन के पे क्यों अटैक किया, वो भी सारी इससे अगली स्टेप में ही आने वाली है। तो देखो यहां जैसे ये फॉर्म हो जाएगा तो बताओ क्या बन जाएगा, यहां से PH, यहां से ये आपके पास 2 हाइड्रोजन जुड़े, ये हाइड्रोजन, यहां ऑक्सीजन था, बताओ अब एल्यूमिनियम के पास कितने बॉन्ड बचे, बताओ हाइड्रोजन कितने बचे हैं, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि एक डोनेट कर चुका है। तो बताओ यहां हाइड्रोजन डोनेट कर दिया, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, यहां क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज। अब यहां से क्या होगा, अब ये क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज, बताओ अब यहां एल्यूमिनियम के पास वापिस क्या हो चुका है, वैकेंट p ऑर्बिटल हो चुका है। तो बताओ अब ये वापिस क्या 3 बॉन्ड बना चुके, तो वापिस इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए। वापिस अगर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिएगी तो यहां से बताओ ये डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन। जैसे ही डोनेट करेगा तो बताओ यहां PH, ये आपके पास ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ ये आपका एल्यूमिनियम जिसके पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, यहां नेगेटिव, और ये इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या बन जाता है, एज ए इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ये कितने मेंबर की रिंग बनी है, 5 मेंबर की ट्रांजिशन, 5 मेंबर इंटरमीडिएट के ट्रांजिशन स्टेट, 5 मेंबर का इंटरमीडिएट बनता है, मेंबर इंटरमीडिएट। ठीक है, 5 मेंबर रिंग का इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। अब तो देखो सबसे पहला सवाल आपका ये था कि सर यहां मेरे पास ये एल्कीन पे यहां अटैक किया, तो इसी कार्बन पे आपने क्यों किया अटैक, इस पे भी तो कर सकते थे। देखो यहां इसी कार्बन पे ही अटैक क्यों हुआ है, सबसे पहला यहां जो नेगेटिव चार्ज बना है, यहां से नेगेटिव चार्ज ये पीएच के रेजोनेंस से बताओ स्टेबलाइज हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अगर यहां अटैक कर देता, ये यहां अटैक कर देता तो बॉन्ड यहां शिफ्ट होता, मतलब नेगेटिव चार्ज यहां पहुंच जाता, और यहां नेगेटिव चार्ज आ जाता तो बताओ क्या यहां नेगेटिव चार्ज किसी से स्टेबलाइज होता, कोई रेजोनेंस मिल पाता, बिल्कुल नहीं मिल पाता। तो सबसे पहला तो यहां क्या होगा कि ये यहां अटैक करने से ये पीएच के साथ रेजोनेंस कर लेता है। तो यहां ध्यान रखना, यहां थोड़ा सा अल्फा बीटा के साथ थोड़ा सा विड्रॉइंग ग्रुप वाला पीएच हुआ, कोई एल्कीन हुई, इस तरह का कोई ग्रुप लगा दिया जाता है ताकि बनने वाला ये एनायन ज्यादा स्टेबलाइज हो सके।
दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर यहां अटैक हो जाता तो नेगेटिव चार्ज यहां आता और इससे बनने वाला जो इंटरमीडिएट होता वो 4 मेंबर रिंग का होता। आप देख सकते हो कि अगर मैं यहां अटैक कर देता हूं तो यहां से बनने वाला जो इंटरमीडिएट होगा यहां से यहां, तो बताओ ये शिफ्ट हो जाएगा और इससे बनने वाला ये इंटरमीडिएट होगा, ये आपका यहां से ये AlH2 हो जाएगा, ठीक है, और यहां नेगेटिव चार्ज, यहां आपका हाइड्रोजन, तो यहां अब ये डोनेट करेगा, तो बताओ ये अगर कार्बन जुड़ता है तो 1 2 3 4 मेंबर की यहां इंटरमीडिएट बनता है। और बताओ 4 मेंबर में हाईली एंगल स्ट्रेन होता है, ज्यादा स्टेबल रिंग नहीं होती है, एज 5 और 6 जो होती है वो नॉर्मली ज्यादा स्टेबल मानी होती है क्योंकि उसमें एंगल स्ट्रेन कम होता है। तो यहां अगर आप यहां अटैक करते तो यहां से 4 मेंबर का इंटरमीडिएट बनता है, यहां 5 मेंबर का, तो ये हाईली स्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इस कार्बन पे ही अटैक होता है। अब यहां से क्या होता है, अब सिंपली यहां से बताओ क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस, यहां से क्या हो जाएगा, सिंपल हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहां से बॉन्ड टूट जाएगा और यहां हाइड्रोजन आ जाएंगे, बताओ क्या हो जाएगा, तो यहां OH, ये आपका OH बन जाएगा, यहां हर जगह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो बताओ ये क्या हो गया, आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन से हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन। अब आप कहोगे सर यहां आपने तो एक और चीज बताने वाले थे कि -10 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर ले लेते हैं तो आपका ये मेजर आ जाता है, मतलब एल्कीन को रिड्यूस नहीं करता है, तो वो क्यों नहीं किया। अब यहां क्या ये मैकेनिज्म फॉलो नहीं होगी, ये मैकेनिज्म बिल्कुल फॉलो करने की कोशिश करता है, बट जैसे ही यहां पहुंचता है तो ये 5 मेंबर का लो टेम्परेचर के ऊपर ये 5 मेंबर का इंटरमीडिएट फॉर्म ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता, अनस्टेबिलिटी ज्यादा आ जाती है, तो ये फॉर्मेशन होता ही नहीं है। और बताओ ये 5 मेंबर की रिंग अगर फॉर्म होगी ही नहीं है, इंटरमीडिएट बनेगा ही नहीं, तो आगे रिएक्शन जाएगी नहीं, तो आगे रिएक्शन जाएगी नहीं, तो बताओ रिएक्शंस यहीं से फिर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। यहीं से जब आपका लो टेम्परेचर लोगे तो 5 मेंबर का जो इंटरमीडिएट है वो फॉर्म ही नहीं होता है, और वो फॉर्म नहीं होगा तो यहीं से क्या हो जाता है, आपका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, और आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या आ जाता है भाई, आपका ये एल्कीन तो रिड्यूस होती नहीं है और आपका कीटोन तो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसी वजह से आपको ये ध्यान रखना, आपको ये मैकेनिज्म कुछ ध्यान नहीं रखनी, आपको सिंपल ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड अगर होता है तो आपका यहां लिथियम डालते हैं तो आपका मेजर दोनों को रिड्यूस कर देगा, और अगर -10 डिग्री या उससे कम डालते हैं तो आपका एल्कीन रिड्यूस नहीं होगा, ओनली कार्बोनिल होगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड के लिए भी एल्कीन रिड्यूस नहीं करती है, ओनली कार्बोनिल करता है, मेजर प्रोडक्ट यही होता है। जबकि ये आपके पास रिएजेंट हम आगे पढ़ेंगे, इसे बोला जाता है लूके रिएजेंट या लूचे कह सकते हो। तो ये रिएजेंट क्या करता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करता है, 100% ये प्रोडक्ट देता है, ठीक है। अब इसके साथ एक और छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, आपको पता है सोडियम बोरोहाइड्राइड में अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं तो वो उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, इसी वजह से एल्कीन को रिड्यूस नहीं कर पाता जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की थी, ठीक है, ओनली कार्बोनिल को रिड्यूस करता है। बट अगर मैं 5 साइक्लिक 5 मेंबर रिंग ले लेता हूं, ध्यान देना भाई, ये साइक्लिक 5 मेंबर रिंग अगर ले लेता हूं और यहां अगर मैं यहां डालता हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो बताओ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, आपको पता है दोनों को रिड्यूस कर देगा भाई, बोलो ना क्या कर देगा, दोनों को रिड्यूस कर देगा, बताओ यही प्रोडक्ट बनाएगा फाइनल। और अगर यहां सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल देता हूं, सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल देता हूं, तो आपको पता है यहां एल्कीन रिड्यूस नहीं करेगा, कौन किसको करेगा, कार्बोनिल को। आप कहोगे सर कार्बोनिल को रिड्यूस कर देगा, एल्कीन को नहीं, ये मतलब ये मेजर बनना चाहिए, बट ये मेजर ना बन के इसके साथ मेजर दूसरा कौन सा बन जाता है, यहां पर आपका ये तो कार्बोनिल तो रिड्यूस होता है, ये साथ में एल्कीन को भी रिड्यूस कर देता है, यहां ये मेजर हो जाता है। मतलब अभी तक जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे वो ये साइक्लिक जो 5 मेंबर का कीटोन है, ये सारे कॉन्सेप्ट को फेल कर दिया। कैसे फेल कर दिया, वही चीज हमें देखनी है। मैंने कहा कि इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, इस रिएक्टिविटी कम होने की वजह से ये एल्कीन को रिड्यूस नहीं कर पाता। रिएक्टिविटी कम क्यों है, क्योंकि BH बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम अवेलेबल है, बताया था आपको, क्योंकि इसमें कोवलेंट करैक्टर ज्यादा, आयनिक करैक्टर कम है, तो जिसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जबकि एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। बताया था क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, बोलो ना भाई,
यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसी वजह से ये इस एल्कीन को रिड्यूस नहीं कर पा रहा था, पर जैसे ही साइक्लिक 5 मेंबर रिंग आ जाती है तो ये दोनों को रिड्यूस कर देता है। मतलब कभी किसी का भी वक्त आ सकता है, यही बात हुई ना। तो यहां कैसे रिड्यूस कर देता है, आप देखो, जब भी साइक्लिक 5 मेंबर रिंग बनती है तो यहां होता क्या है, जब आपका 6 से 5 की तरफ आता है तो थोड़ी सी सॉफ्टनेस बढ़ जाती है। सॉफ्टनेस का मतलब क्या है, देखो, एक होता है हार्ड बोला जाता है, जैसे हार्ड न्यूक्लियोफाइल हो गया, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इस टाइप से हार्ड इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा जैसे मेरे पास सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल या सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल या सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इस टाइप के 4 वर्ड होते हैं। तो देखो, हार्ड और सॉफ्ट का मतलब क्या होता है। हार्ड का मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। मैंने क्या कहा, हार्ड का मतलब क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो और साइज कम हो। हार्ड का मतलब, हार्ड न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो और साइज कम हो। हार्ड इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, जिसके पास साइज कम हो और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, जिसके पास क्या होना चाहिए भाई, पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा हो। नहीं बनेगा भाई, अल्फा पे होता है तो भी पीएच पॉजिटिव चार्ज वहीं बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि आपका वहां से 4 मेंबर की इंटरमीडिएट बन रहा है। यही तो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 4 मेंबर का इंटरमीडिएट बन जाएगा। अगर यहां से चाहे पीएच यहां पर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ये माइनर इफेक्ट है, मेजर जो इफेक्ट है वो इसका है कि यहाँ इंटरमीडिएट 5 मेंबर का ज्यादा स्टेबल बनता है 4 मेंबर के कंपेरिजन में, ठीक है। वीडियो रुक रही है क्या, वीडियो रुक रहा है तो बिल्कुल करेगा, आइसोनाइट्राइल के साथ भी रिएक्शन करेगा, NH2 एमीन बना देगा भाई, एमीन बना देता है, ठीक है, एमीन बना देता है। हमें वही, अब देखो मैं 20-30 फंक्शनल ग्रुप पढ़ा दूं, एग्जामिनर पूछता ही नहीं है, क्या फायदा उन रिएजेंट्स का। हमें वो रिएजेंट पढ़ना है जिसको कॉमनली यूज किया जाता है, उन्हीं रिएजेंट्स को, ठीक है। आइसोनाइट्राइल का बताओ यूज करके करेगा क्या, ठीक है, तो वो रिड्यूस करता है, एमीन का में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब देखो यहां मैंने कहा ये आपके पास हार्ड न्यूक्लियोफाइल है भाई। जो पढ़ाने का होता है, पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आपके पास मन में आए वही पढ़ाने बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। पढ़ाने का मतलब ये होता है कि आपको एक शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि मैं यहाँ 50 लेक्चर ले देता हूँ रिएजेंट के, और आपके वो रिएजेंट के बताओ जो 50 लेक्चर होंगे तो पूरी एक नोटबुक 2 नोटबुक भर जाएंगी, तो बताओ वो याद थोड़ी रह पाएंगे इतने सारे रिएजेंट। तो हमें तो ऐसे रिएजेंट पढ़ने हैं जो कॉमनली हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं रिएजेंट पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, जो हर एक एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। जो पूछे ही नहीं गया आज तक, पिछले 10 से 15 साल में कभी पूछा ही नहीं गया, तो बताओ उस रिएजेंट का जिक्र करके हम क्या करेंगे, ठीक है। वो तो टाइम वेस्टेज वाली बात होगी। इसीलिए मैं यहाँ एक्स्ट्रा जो भी है वो काम की, बगैर काम की बातें डिस्कस ही नहीं करता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ भाई। तो देखो यहाँ हार्ड न्यूक्लियोफाइल मैंने क्या कहा, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो और साइज कम हो। हार्ड इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसकी साइज कम हो और यहां इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, ठीक है। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, साइज ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल का मतलब यही है कि वहां पॉजिटिव चार्ज कम बने। तो देखो यहां क्या हो जाता है एक्चुअल में, यहां क्या होता है, इस सेंटर के ऊपर जब ये रेजोनेंस करेगा, तो रेजोनेंस करेगा तो बताओ इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। वो तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहां NH का BH जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां अटैक कर देगा। तो यहां अटैक क्यों कब करेगा, जब इस सेंटर के ऊपर क्या बढ़ेगी, यहां सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी, सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी। और जैसे ही ये 5 मेंबर रिंग में आता है तो ये क्या हो जाती है, इसकी इतनी सॉफ्टनेस हो जाती है कि यहां NaBH4 फिर अटैक करने लग जाता है। तो इसकी सॉफ्टनेस की वजह से वो यहां ना अटैक करके यहां अटैक करने लग जाता है, और यहां से अटैक होगा तो आपकी एल्कीन रिड्यूस हो जाती है। तो बस ये एग्जांपल ध्यान रखना है आपको कि 5 मेंबर के अंदर दोनों को, एल्कीन को भी रिड्यूस करता है, कार्बोनिल को भी। पर और जितने भी कंपाउंड होते हैं उस कंपाउंड के अंदर आपका यही फंडा लगने वाला है,
कि अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है तो उस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में एल्कीन रिड्यूस नहीं होगी, कार्बोनिल रिड्यूस होगा। ठीक है, तो फटाफट बताओ भाई, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? फटाफट बताओ भाई, फटाफट बोलो, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है? ओके सुनीत, कोई नहीं, मैंने बताया है भाई, ये मैंने आपको कोई ताना नहीं मारा है, ठीक है ना, मैंने सिंपल नॉर्मली बताया कि भाई क्योंकि कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसको कंसाइज मैनर में भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं पढ़ाना कि जो काम की चीजें है वो पढ़ाने से बताओ क्या फायदा, वो तो एक तरह से फिर स्टूडेंट की बर्डन ही होगा वो, कि उसको भी याद करना पड़ेगा उसको। ठीक है, ठीक है, ओके भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे 2 लिथियम भाई, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, लिथियम ये क्या है, लिथियम पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज है, काउंटर आयन नहीं होता कि ये क्या है, काउंटर आयन ही तो है। तो कोई आपके पास O- RO- रखा हुआ है, लिथियम पॉजिटिव पड़ा है, तो बताओ RLi पॉजिटिव ये नहीं बन जाता है क्या? सिंपल वही है, लिथियम के प्लस तो सॉल्यूशन में है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डाल रखा है तो लिथियम प्लस तो है ही सॉल्यूशन में। ठीक है, ओके सर, डबल बॉन्ड 1 एंड 2 के बीच में क्यों नहीं आया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड? डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में क्यों नहीं आया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड? अरे भाई ये अल्फा होता है, इसको अल्फा, ये बीटा, यही तो होता है कार्बोनिल का बगल वाला ही तो कार्बन अल्फा कहते हैं। क्या देविका क्या कहना चाह रहे हो? देवरिका, क्या सर साइक्लिक मेंबर में एल्कीन को रिड्यूस करेगा? अरे बस इसी में ही करेगा, बस ओनली फॉर इसी केस में, मैं इसी का ही तो एग्जांपल दिया, और किसी में नहीं करेगा भाई। NaBH4 इसी में ही करेगा। NaBH4 मैंने कहा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होता है, तो ओनली फॉर एक 5 मेंबर को छोड़ करके और कहीं पर भी एल्कीन को रिड्यूस नहीं करेगा कार्बोनिल के साथ वाली को। ठीक है, हमेशा कार्बोनिल को ही करेगा। ठीक है देवरिका, ठीक है, थैंक यू आदिति। आगे बढ़ते हैं भाई, देखो अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं एल्काइन के केस की। मैंने कहा एल्काइन की अगर मैं बात करता हूं, एल्काइन के केस की, ध्यान से, ये एल्कीन की कहानी थी। अगर एल्कीन के बगल में कोई स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग है तो ही रिड्यूस कर रहा है, अगर उसके बगल में जैसे NO2 आ गया तो भी NO2 तो कार्बोनिल से भी स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग है तो भी रिड्यूस करेगा। ठीक है ना, तो यहां एल्काइन की बात करते हैं। अब देखो एल्काइन में मैंने कहा आपके पास नॉर्मली अगर कोई एल्काइन, ये आपके पास एल्काइन दे रखी है और यहां क्या डाल दिया जाता है आपके पास, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर डाल दिया जाए तो बताओ क्या होगा? हम कहेंगे रिएक्शन सी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और इसके पास ऑलरेडी क्या है, इसके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो दोनों न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। तो क्या कभी नहीं होगी? तो कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर रिएक्शन से हो जाती है। सबसे पहले इस एल्काइन को क्या बोला जाता है? इंटरनल एल्काइन बोला जाता है, ध्यान रखना भाई, इंटरनल एल्काइन कहा जाता है। एक होता है टर्मिनल एल्काइन भी होती है। टर्मिनल एल्काइन क्या होती है आपके पास, ये आपके जिसमें एक कार्बन, इसको बोला जाता है टर्मिनल एल्काइन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल एल्काइन। और यहां अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देता हूं तो तुम खुद सोचो, बताओ क्या करेगा। ये एल्काइन है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो अवेलेबल है, तो मतलब यहां इन कार्बन पे तो अटैक नहीं कर सकता है। पर याद करो, अगर मैंने कहा था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को कहीं से H+ नजर भी आ गया, पता चल गया कि इधर से H+ आने वाला है, तो जहां से आ रहा है वहीं पहुंच लेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो मैंने क्या कहा, सिर्फ आपको सॉल्यूशन के अंदर कहीं दिख भी जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ H+, तो तुरंत उसको क्या कर लेता है, H+ को एक्सेप्ट कर लेता है और H2 में कन्वर्ट हो जाता है। जो कंपाउंड कार्बोनिल पड़ा हुआ है उसको सबको छोड़ देता है, कहता है कि भाई मैं तो H2 बना लूंगा। बताओ क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है क्या? जैसे ही आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अटैक किया तो ये कार्बोनिल की यहां कोई इनके साथ तो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन छोड़ देगा, क्या करेगा, एसिड बेस्ड रिएक्शंस, ये ALH जो बॉन्ड होगा इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा।
जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा क्या बन जाएगा, यहां नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होगा तो यहां लिथियम है तो लिथियम ये काउंटर आयन है भाई, नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए आ जाता अपने आप ऑटोमेटिक। ये है ना भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, नेगेटिव के पास पॉजिटिव तो आएगा, अपोजिट चार्ज इंटरेक्शन सेम चार्ज रिपेल, ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहां क्या डाल दिया जाएगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया जाएगा या कोई H+ डाल दिया जाएगा। तो अगर H+ डाल दिया जाएगा तो यहां आपस में आगे इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया जाएगा और रिएक्शंस कर लेगा, आगे क्या कर लेगा, रिएक्शंस कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको रिएक्शंस की फॉर्म में दे सकता है। जैसे आपके पास एक एग्जांपल भी लेके दे सकता हूं यहां से, जैसे आपको कह दिया जाए कि ये एग्जांपल दे दिया जाए और इसके साथ ये आपके पास कंपाउंड दे रखा है और यहां फर्स्ट स्टेप में जैसे डाल दिया गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सेकंड स्टेप के अंदर यहां क्या डाल दिया जाएगा आपके पास, जैसे CH3 आयोडीन डाल दिया। ठीक है, और आपको कहा जाए कि रिएक्शंस करो, तो देखो हमें यहां सोचने लगेंगे भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम क्या करता है, किसी कार्बोनिल को रिड्यूस करता है, और क्या करेगा, अगर कहीं सॉल्यूशन में H+ मिल गया तो H+ भी ले लेगा। तो बताओ ये एसिटिक हाइड्रोजन है, सबसे पहला तो ये ALH जो बॉन्ड होगा ये इस एसिटिक हाइड्रोजन को लेगा, यहां क्या बनाएगा, कार्बेनाइन। बताओ यहां क्या बनाएगा, कार्बेनाइन, ये कार्बेनाइन बन गया। अब यहां क्या डालेगा, आपका CH3 आयोडीन है, CH3 आयोडीन है, ये CH3 आयोडीन यहां अटैक करेगा। बताओ ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सभी को पता होगी, ये इलेक्ट्रोफिलेंट है, तो यहां अटैक करेगा, ये इसको आयोडीन को बाहर कर देगा और बताओ क्या बना देगा, यहां आपके पास यहां क्या बन जाएगी भाई आपके पास, बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां CH3। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट बताओ, फटाफट कमेंट करो भाई। अब इसमें सेकंड पॉइंट और बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर किसी भी एल्काइन का प्रोपर्जलिक एल्काइन, यहां प्रोपर्जलिक एल्कोहल, देखो प्रोपर्जलिक एल्कोहल होता क्या है, PHC ट्रिपल बॉन्ड C CH2OH। ठीक है, इसको बोला जाता है प्रोपर्जलिक एल्कोहल। या अगर मैं इसके साथ OR लगा देता हूं, PH कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH2 यहां OR, तो इसे बोला जाता है प्रोपर्जलिक ईथर। अगर OH है तो प्रोपर्जलिक एल्कोहल, OR है तो प्रोपर्जलिक ईथर। यहां अगर मैं क्या कर देता हूं, एमीन लगा देता हूं, जैसे यहां कार्बन CH2 NR2 लगा दिया या NH2 लगा दिया, तो इसे क्या कहा जाएगा, यहां से आप इसको क्या बोला जाएगा, आपको प्रोपर्जलिक एमीन हो जाएगा ये। ठीक है, यहां आपके पास जैसे इस टाइप का कोई सिस्टम बना दिया जाए OSIMe3, तो ये जो SIMe3 होता है ये एक प्रोटेक्टिंग एजेंट होता है, आगे पढ़ेंगे प्रोटेक्टिंग एजेंट, जेम के सिलेबस में तो नहीं, तो नेट के में जरूर है, तो ये पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये आपके पास कंपाउंड दे दिए जाए, अगर कौन सा, ये प्रोपर्जलिक एल्कोहल, इसको बोला जाता है प्रोपर्जलिक ईथर, प्रोपर्जलिक एमीन, और ये आपका जैसे कोई भी चिलेटिंग एजेंट हो, मतलब कोई भी यहाँ लोन पेयर वाली चीज हो, ये मान के चलो, मैंने क्या कहा, एल्काइन के जो अल्फा कार्बन, ये अल्फा ही होगा, इसके अल्फा कार्बन पे कोई भी अगर लोन पेयर वाली स्पीसीज होती है, कॉमनली यही यूज किए जाते हैं, अगर कोई भी लोन पेयर वाली स्पीसीज होती है और उसके साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया जाता है, तो वो क्या कर देता है, वो किसको रिड्यूस कर देता है, वो इसको एल्काइन को रिड्यूस करके एक आपके पास ई एल्किन का फॉर्मेशन कर देता है, ई एल्किन का फॉर्मेशन। अगर OH होगा यहां तो OH बना देगा, NH2 होगा तो NH2 बना देगा, अगर यहां OR होगा तो OR जोड़ देगा, यहां अगर OSIMe3 होगा तो OSIMe3 जोड़ देगा, और किसका फॉर्मेशन होगा, ई एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप कहोगे सर अभी आपने कहा था कि कोई भी एक एल्काइन होती है तो वो एल्काइन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस नहीं करता है, बट आपने तो कर दी। अब ऐसा क्या हो गया, इस OH OR NH2 OSIMe3 ने ऐसा क्या कर दिया कि ये रिड्यूस करने पर, एल्काइन को रिड्यूस करने पर मजबूर हो गया। ये लिथियम है, नॉर्मली रिड्यूस नहीं करता एल्काइन को, क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है।
बट ऐसा जब यहां इसके अल्फा पोजीशन पे कोई लोन पेयर वाली चीज आ जाती है तो ऐसा क्या हो जाता है कि ये इसको रिड्यूस करने के लिए उतावला हो जाता है, जल्दी रिड्यूस कर देता है। और ध्यान रखना इसकी, काफी स्टीरियो सेलेक्टिविटी शो करता है, ये जेड नहीं ई एल्काइन शो करता है, ई एल्काइन शो करता है। कैसे करता है वो इसकी मैकेनिज्म से समझते हैं। तो देखो मैकेनिज्म में कैसे क्या करता है, ऐसा क्या कर देते हैं लोन पेयर वाली चीज कि यहां लिथियम एल्यूमिनियम मजबूर हो जाता है इस एल्काइन को रिड्यूस करने के लिए। चाहता नहीं था रिड्यूस करना, पर क्या होगा, मजबूरी आ गई, कोई फोर्स कर दिया कि भाई रिड्यूस तो तुझे करना ही पड़ेगा वरना जाने नहीं दूंगा मैं तुझे। तो वही कहानी, देखते हैं कैसे रिड्यूस करता है। आपको पता है कि यहां मैंने कहा कि आपका ये क्या है, प्रोपर्जिलिक एल्कोहल और प्रोपर्जिलिक ईथर। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहां CH2 और यहां क्या है, जैसे मैं इसको इस टाइप से लिख लेता हूं PH। ये आपके पास ये क्या है, प्रोपर्जिलिक एल्कोहल है। और प्रोपर्जिलिक एल्कोहल में जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दिया जाता है तो बताओ इसका ALH जो बॉन्ड होगा, बताओ वो अटैक करेगा। वो क्या करेगा सबसे पहले, बताओ यहां से क्या करेगा, सबसे पहला काम ही करेगा कि यहां इस एल्काइन पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। क्यों करता है वो अटैक जो होगा वो हम देखेंगे भाई क्यों करता है, ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है और यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। बताओ यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर यहां मेरे पास एक एल्काइन से एल्कीन बन जाएगा जिसका या तो पीएच इस साइड में, यहां बताओ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, इस तरफ तो नेगेटिव आ जाएगा, बोलो ना भाई, इस तरफ क्या आ जाएगा नेगेटिव, एक तरफ नेगेटिव आ जाएगा, यहां अटैक कर रहा है। आप कहोगे यहीं क्यों अटैक करता है, उसका भी हम रीजन बताएंगे, उसका भी रीजन। तो सबसे पहले यहां अटैक किया, इस कार्बन पर अटैक किया तो यहां से बॉन्ड ये नेगेटिव बना, और इसके एक तरफ यहां आपके पास एक तो ये बन सकता है इधर हाइड्रोजन, या तो ये बन सकता है, या दूसरा इंटरमीडिएट क्या बन सकता है इसके साथ कि पीएच और यहां डबल बॉन्ड, ये मेरे पास CH2OH, यहां बताओ ये क्या है नेगेटिव चार्ज और यहां हाइड्रोजन। बताओ ये ALH बॉन्ड ने यहां इस एल्काइन पे अटैक किया तो यहां क्या हुआ, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहां नेगेटिव चार्ज बना। ये नेगेटिव जो होगा या तो ये CH2OH की तरफ हो सकता है या CH2OH की अपोजिट हो सकता है। यही दो केस होंगे। आप कहोगे सर यहां क्यों अटैक किया है, वही तो देख रहे हैं भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है कि भाई तुझे अटैक करना ही है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो भी करना ही है तुझे अटैक। वो जबरदस्ती देखनी है कि क्या कौन कर रहा है जबरदस्ती। तो देखो यहां से ये बन गया। अब यहां क्या आता है आपका, आपको पता है यहां ALH बॉन्ड अगर डोनेट कर दिया तो यहां ALH3 है, और ALH3 अगर होगा तो ये इसका नेगेटिव चार्ज, बताओ इसमें वैकेंट p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर इसका नेगेटिव चार्ज यहां डोनेट करेगा, इसका नेगेटिव चार्ज यहां डोनेट करेगा तो बताओ क्या बन जाएगा PH, यहां क्या बन जाएगा भाई PH, यहां हाइड्रोजन्स, यहां आपका ALH3 बन जाएगा। ठीक है, यहां आपका ALH3 जुड़ जाएगा और यहां क्या जुड़ जाएगा, ये CH2OH, राइट। अब यहां से क्या होगा, दूसरा बताओ क्या बन सकता है, यहां से आपके पास ये कंपाउंड होगा, यहां से ये कंपाउंड, ये आपके पास OH, यहां H, और यहां क्या बन जाएगा, यहां ALH3 बन जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज। बताओ यही होगा। अब देखो क्या होता है, जो आपका ये लिथियम था, जो ये लिथियम था, ये लिथियम क्या करने लगता है, ये लिथियम जो था, ये लिथियम क्या करता है, यहां एल्यूमिनियम के नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज है और जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है इनके साथ कोऑर्डिनेट कर लेता है, इसके साथ क्या करने लगता है, कोऑर्डिनेट। आप कहोगे सर कोऑर्डिनेट करने से ऐसा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट करने से ऐसा क्या हो जाएगा, यहां इसका लोन पेयर और यहां ये कोऑर्डिनेट करने लगते हैं। ठीक है, यहां क्या करने लगते हैं, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, देखो कितने मेंबर की रिंग बन रही है, आप खुद देखोगे, यहां ये लिथियम प्लस है तो लिथियम प्लस होगा तो 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर की यहां ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, यहां 6 मेंबर की रिंग का। किसके साथ कोऑर्डिनेट हो गया, देखो लिथियम है, मेटल है, कोई भी इलेक्ट्रॉन साइड से देगा तो एक्सेप्ट करेगा, तो यहां लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट 6 मेंबर की रिंग बना ली, एक हाईली स्टेबल रिंग। 6 मेंबर क्या होती है, स्टेबल रिंग होती है, तो एक हाईली स्टेबल मतलब जो इसका इंटरमीडिएट बन रहा है वो हाईली स्टेबल है।
यहां अगर मैं बात करूं तो बताओ ये दोनों जब एल्यूमिनियम और आपका जो अल्कोहल है अगर ये दोनों अपोजिट होते हैं तो बताओ क्या आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? कोऑर्डिनेट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? कोऑर्डिनेट। अगर कोऑर्डिनेट नहीं किया तो बताओ ये जो कोऑर्डिनेशन यहां आपके पास 6 मेंबर की रिंग जो होगी क्या ये आपके पास इंटरमीडिएट बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये तो जो हम लेके चल रहे हैं ये नहीं बन रहा होगा, ये नहीं बन रहा होगा। और ये नहीं बन रहा होगा, बन कौन रहा होगा? ये आप कहोगे देखो यहां, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर यहां अटैक करते हो तो यहां बनने वाला आपका यहां नेगेटिव चार्ज से 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। वही सेम पिछली वाली बात है कि वहां 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा था, यहां 6 मेंबर हो रहा है। अगर आप इधर से अटैक करते हो तो यहां क्या नहीं होगा? यहां 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है। दूसरी बात, यही इस पॉइंट पे क्यों अटैक किया? देखो हमेशा एल्यूमिनियम जो होता है वो कहां जुड़ने की पसंद करना है? जहां लेस स्टेरिक इंट्रेंस होती है वहां जुड़ना पसंद करता है। तो यहां ये पीएच है, यहां CH2 है ग्रुप है, तो यहां इस साइड में स्टेरिक इंट्रेंस थोड़ी ज्यादा होती है, इस वजह से यहां अटैक करना प्रीफर करता है। तो देखो यहां सबसे पहला मैंने कहा इस जो ये आपका कोऑर्डिनेट हुआ है इसी की वजह से इसको मजबूरी बन जाती है कि इसके ऊपर अटैक करना, क्योंकि यहां बनने वाला इंटरमीडिएट क्या होता है? मोस्ट स्टेबल होता है। अब कहानी देखो यहां से ट्विस्ट आता है कि अगर यहां H+ डाल दिया जाता है, H+ H2O डाल दिया जाएगा तो बताओ यहां पर आपका ये एल्यूमिनियम हटा देगा और यहां से एल्यूमिनियम हटते यहां हाइड्रोजन आ जाएगा, तो बताओ क्या बन जाएगा आपका? PH डबल बॉन्ड OH और ये हाइड्रोजन। बताओ कौन सी एल्कीन है? ई एल्कीन है। क्या है? ई एल्कीन। हमने जो प्रोडक्ट निकाला था अभी कि यहां भाई ई एल्कीन देगा, तो देखो बिल्कुल ई एल्कीन दे रहा है। अगर मैं यहीं इस H+ H2O की जगह I2 डाल दूं, सोचो I2 क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकेटाइन में पढ़ाया था भाई X2, तो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो बताओ यहां से जब ये बॉन्ड अटैक करेगा, यहां का ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये अटैक करेगा तो आयोडीन को बाहर कर देगा। मतलब क्या जोड़ देगा? आयोडीन। इस एल्यूमिनियम की जगह क्या जोड़ देगा? आयोडीन। तो यहां हाइड्रोजन्स ये CH2OH और यहां आपका क्या जुड़ गया? आयोडीन। ओ माय गॉड, क्या हो गया? देखो अभी मैं क्या बोल रहा था? ई एल्कीन बनता है और यहां चेक करके देखो क्या है आपका? जेड एल्कीन बन गया है। अभी मैं बार बार बोला था भाई ई एल्कीन बनेगा, पर यहां जेड बना दिया है। यही आपका TIFR में क्वेश्चंस पूछा था इस बार से पिछली बार। देखो यहां पीएच आपके पास देखो यहां 1 2 तो ये क्या है आपका? सेम, यहां सेम ग्रुप की प्रायोरिटी क्या है? एक साइड में है, तो क्या कहोगे? जेड। मतलब जेड भी बन सकता है, ई भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोफाइल आप क्या ले रहे हो। मैंने यहां क्या लिया था? H+ लेकर के दिखाया, तब मैंने कहा ई एल्किन। यही क्वेश्चंस TIFR के अंदर पूछ लिया गया। TIFR में भी आ चुका है, नेट में भी पूछा जा चुका है, गेट में भी पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन देखो पूछते हैं, जैसे मैंने कहा जैसे कोई भी एल्काइन दे दी भाई, ठीक है, सबस्ट्रेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन सा था, ठीक है। तो यहां आपके पास ये OH दे दिया, जैसे ये OR लिख दिया, प्रोपरजलिक ईथर दे दिया, और इस प्रोपरजलिक ईथर के साथ यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, और उसके साथ सोचो I2 डाल दिया। तो यहां सभी क्या सोचने लगेंगे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो भाई इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और I2 तो हमें पता है एल्कीन पे जुड़ता है, 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। याद करो क्या करता है, 3 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट है। पर ये लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि ये एक साथ कंबाइंड रिएजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद I2 या X2, कोई भी I2 डाल रखा है या कोई भी X2। नेट में भी पूछा जा चुका है, जेम में भी ना, जेम में नहीं पूछा गया, TIFR में, नेट में और गेट में। तो ये ध्यान रखना है, ये क्या होता है, कंबाइंड रिएजेंट होता है, उसकी मैकेनिज्म ये बता ही चुका हूं। बताओ क्या बनेगी, यहां से ऑप्शंस बना करके इस टाइप से लिख के देते हैं। देखो यहां क्या बनेगी आपके पास, बताओ क्या बन के आएगी भाई, ये OR, यहां OR, और यहां क्या जुड़ जाएगी बताओ, आपके पास आयोडीन जुड़ेगा, तो यहां आयोडीन जुड़ जाएगा बताओ, और ये क्या बन गया, Z, ये आयोडीन जुड़ गया एक तरफ। देखो ये ऑप्शन भी बना के देते हैं, आयोडीन को इस तरफ भी बना के देते हैं। तो ध्यान रखना कि आयोडीन कहां जाएगा, वो आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन करके देगा। जहां ALH3 बॉन्ड जुड़ रहा होगा, जहां नेगेटिव चार्ज बनेगा, वहां जा रहा होगा आयोडीन।
तो ये बात बताओ सभी लोगों को समझ में नहीं आई कि नहीं आई। देखो मैं पिछली क्लास में जो फर्स्ट क्लास थी उसमें एक और चीज बताई थी, याद करो, मैंने एक इस टाइप का कोई कंपाउंड लिखा था, इस टाइप का कोई कंपाउंड लिखा था, याद करो भाई, सभी याद करो, और उसमें लिखा था NaBH4I2। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। देखो यहाँ क्या कमाल हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद X2, NaBH4 विद X2। NaBH4 विद X2 क्या करता है, एसिड को रिड्यूस करके अल्कोहल में, यहाँ क्या कर देता है, बोलो भाई सभी, एसिड को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल के अंदर, अल्कोहल के अंदर, किस में रिड्यूस कर देता है, अल्कोहल के अंदर। और सोचो कि यहां अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद I2 डाल दिया जाए तो बताओ क्या कर देता है, जेड एल्कीन। आयोडीन, ध्यान रखना कहां जुड़ता है ये बात, बताओ ये सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट बताओ सभी कमेंट करके, फटाफट बताओ भाई। देखो ये ध्यान रखना, ये कंबाइंड अलग अलग रिएजेंट नहीं है, आपको कंफ्यूज करेगा ऐसे रिएजेंट्स, क्योंकि आपको अभी तक ये पढ़ते आए हो कि इलेक्ट्रोफाइल होता है, और इलेक्ट्रोफाइल ये नहीं पता कि मैकेनिज्म के साथ ही I2 भी काम कर रहा होता है। बताओ भाई फटाफट बताओ, फटाफट सभी बताएंगे, मैसेज करो भाई फटाफट, क्लियर सर। अरे पीएच का बेंजीन होता है भाई, पीएच मींस बेंजीन, बिल्कुल अभिषेक, पीएच मींस बेंजीन, पीएच का मतलब होता है बेंजीन, ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ तो ये आपके पास ध्यान रखना है, प्रोपर्जिलिक एल्कोहल, अगर H+ यहाँ लास्ट में H+ दे रखा है, मतलब यहाँ अगर ओनली, देखो यहाँ अगर ओनली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया जाए, बताओ क्या करेगा, ई एल्कीन का फॉर्मेशन देगा, क्या बनाएगा, ई एल्कीन, क्या बनाएगा भाई, ई एल्कीन आपके पास, ये आपके पास ई एल्कीन का फॉर्मेशन देगा। बट अगर I2 डाल दिया तो जेड बन जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये कहानी किसकी थी, आपकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात कर रहे थे, उसमें एल्कीन और एल्काइन के रिडक्शंस की। ठीक है अब हम हमारे पास जितने भी टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, नॉर्मल एल्काइन को रिड्यूस नहीं करता है, जितने भी आपके पास जो भी था, सोडियम बोराइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे इनके डेरिवेटिव्स की, अब किसकी बात करेंगे, इनके डेरिवेटिव्स की। ठीक है डेरिवेटिव्स की अगर मैं बात करता हूं, डेरिवेटिव्स ऑफ, हेडिंग लिख लेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड हेडिंग लिख लेंगे भाई, नई हेडिंग, डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। जो अभी तक हम लिख रहे थे कि भाई इसके साथ ये सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दे तो क्या होगा, इसके साथ ये सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दे तो क्या होगा, वही कहानी अब आने वाली है। डेरिवेटिव्स ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और आपके पास दूसरा कौन सा है, यहाँ सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है अब देखो कौन कौन से, सबसे पहले तो बात करें कौन कौन से डेरिवेटिव्स होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, जो नॉर्मली कॉमनली रूप से पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहला अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम के अंदर ये होता है लिथियम, यहां Na एल्यूमिनियम या लिथियम एल्यूमिनियम कर लो इसको, ये क्या होता है आपका, कौन कौन से डेरिवेटिव होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेंगे बस, और क्या करेंगे बस, यहाँ ALH था, ये क्या हो रहा है भाई, ALH था, ALH। ठीक है और यहाँ OET ग्रुप आ गया का होल थ्राइस, या ये टाइप का हो जाए, या मेरे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड OCH3 आ जाए, या O ट्रसरी ब्यूटाइल आ जाए, मतलब यहाँ कोई भी R ग्रुप हो सकता है। ठीक है इस टाइप से, तो ये आपका यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम के साथ यहाँ क्या होता है, OET मतलब OR ग्रुप लगा दिया जाता है, तो ये इसका डेरिवेटिव पढ़ना है हमें। ठीक है अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड की डेरिवेटिव की बात करें तो यहाँ हमें सबसे पहला पढ़ना है NaBH3Cn, NaBH3Cn। दूसरा जो हमें पढ़ना है वो हमें लुके रिएजेंट जो बताया था आपका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में आपको उस कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है, CeCl3.7H2O। ठीक है तीसरा रिएजेंट यहाँ हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सोडियम BHOAC का होल थ्राइस। OAC का मतलब समझते हो ना, AC क्या होता है भाई, ये आपके पास होता है AC, इसको बोलते हैं AC। ठीक है AC ग्रुप।
ठीक है। फोर्थ यहां में जो रिएजेंट पढ़ना है वो पढ़ना है NMe का होल 4 पॉजिटिव, BHOAC का होल थ्राइस, और फिफ्थ रिएजेंट जो पढ़ना है हमें वो स्लेटराइड पढ़ना है। स्लेटराइड, देखो स्लेटराइड क्या होता है, स्लेटराइड यही होता है सिंपल सोडियम BH और इसके साथ R3 ग्रुप लगा होता है, R ग्रुप जो एल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा होता है, जैसे BH ये हाइड्रोजन और इसके पास क्या होते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल लगे होते 3, ये आपके पास, इसको क्या कहते हैं स्लेटराइड। अब देखो यहां इसका नाम भी जो यहां हम किसके बेसिस पे रखेंगे, लिथियम के बेसिस पे, ये जो भी काउंटर आयन होगा इसके बेसिस पे, अगर लिथियम है तो L स्लेटराइड, यहां पोटेशियम है तो K स्लेटराइड, और ये पार्ट आपका रहेगा ही रहेगा। यहां आपके पास सोडियम घटा देते हैं इसको, ताकि ये तो N स्लेटराइड बन गया, वरना तो यहां आपके पास ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमें 5 रिएजेंट इसके अंदर पढ़ने हैं। अब देखो जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं तो ये भी इंपॉर्टेंट है जेम के नाम पे, ये भी इंपॉर्टेंट है जेम के नाम पे, जेम के नाम पे ये भी इंपॉर्टेंट है, और आपके पास ये इंपॉर्टेंट है। ये 4 रिएजेंट आपके जेम के सिलेबस के पार्ट हैं, जबकि ये 2 रिएजेंट जो होता है 4 और 5 ये ओनली फॉर नेट गेट के लिए होगा। ये दोनों डेरिवेटिव्स क्या होंगे, नेट गेट के अंदर होंगे। नेट गेट का होगा ये दोनों रिएजेंट। तो हमें यहां बेसिकली सबसे पहले 4 पढ़ लेंगे, ये नेट का अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, जो OAT है उसकी बात करते हैं, ठीक है। अगर बफरिंग हो रहा है तो थोड़ा एक बार इसको बंद करके वापस रिफ्रेश कर लो भाई, ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अरे मेन ही तो यही है भाई, ये मैकेनिज्म रिएजेंट में पूछता ही कौन है, ये तो समझाने के नाम पे है, समझाने के लिए है। बेसिकली जो काम है वो तो रिएजेंट का है, जो रोल है उसका कि ये काम क्या करता है, यही काम याद रखना आपको, ये चीज याद इजी हो जाए इसलिए समझाया जाता है आपको। अब बताओ बहुत सारे रिएजेंट होते, कितने रिएजेंट रटेंगे, तो उनको अगर हम समझा दे किसी एक मैनर के अंदर तो बताओ वो रिएजेंट याद करना इजी हो जाता है फिर, ठीक है। तो यहां देखो लिथियम BH, यहां सबसे पहले किसी बात करेंगे एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम वाला डेरिवेटिव की बात करेंगे, और यहां OET का होल थ्राइस H, ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो देखो यहां सबसे पहला पॉइंट तो लिखेंगे ये पार्शियली रिडक्शन करता है, क्या करता है, पार्शियल रिडक्शन करता है। पार्शियली रिडक्शन का मतलब भी समझाऊंगा क्या करता है, पार्शियली रिडक्शन कंप्लीट रिडक्शन नहीं करता है। दूसरा ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो भी मतलब समझाऊंगा। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है भाई, ठीक है। तीसरा अगर मैं इसकी बात करूं तो कीमोसेलेक्टिव होता है, हाई कीमोसेलेक्टिव, यहां क्या होगा, हाई कीमोसेलेक्टिव, हाई कीमोसेलेक्टिव होगा। ये तीनों पॉइंट का मतलब क्या है वो बात करेंगे। सबसे पहले देखो यहां आपके पास ये कंपाउंड दे रखा है, आपके पास ये डेरिवेटिव लिया OET और OET, आपको पता है ये जो आपके पास ALH बॉन्ड है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करनी है, हमें इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करनी है, ठीक है। तो ये OET क्या लगाएंगे, -I ग्रुप लगाएंगे, बताओ ये क्या लगाएंगे, -I ग्रुप, और इस -I से इस एल्यूमिनियम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताओ क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी, बताओ क्या हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज होगी तो बताओ इसके साथ क्या कहानी होगी, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब ये इतना रिएक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, ये OET जो R ग्रुप, जो भी एल्काइल ग्रुप होते हैं सभी क्या होते हैं, बल्कि होते हैं, और 3 आपके पास एल्काइल ग्रुप जोड़ रखे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है छोटा होता है, तो बताओ ये स्पेस भी ज्यादा कवर करेंगे, मतलब थोड़े से बल्कि ये क्या होंगे, ये रिएजेंट क्या होंगे, बल्कि रिएजेंट होंगे।
ये जो भी रिएजेंट है ये सभी क्या होंगे, बल्कि रिएजेंट होंगे। तो सबसे पहला बल्कि रिएजेंट होंगे तो बताओ वहां इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, सीएमआई को स्लो करेगा अटैक। दूसरा, यहां न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम हो रही है तो इसकी रिएक्टिविटी भी कम हो रही है। तो इसका मतलब हम सीधा सा कहें तो ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड थे उनकी तरह रिएक्ट नहीं करेंगे, उससे कम रिएक्टिव होंगे। क्यों? थोड़े बल्कि भी हैं, बड़े हैं, छोटा सा स्पेस है उसी में घुसना है, और अच्छे मोटे खा करके मोटा हो गया है, तो बताओ कैसे घुस पाएगा, तकलीफ होगी उसको। तो यहां इसका मतलब क्या हुआ कि जितना बल्कि होगा उतनी रिएक्टिविटी कम होगी। दूसरा, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, या ALH के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम है। तो इस दोनों पॉइंट की वजह से ही मैंने क्या कहा, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मतलब कम रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा, पार्शियली रिडक्शन करते हैं। देखो अगर मेरे पास यहां एसाइल क्लोराइड है, बताओ एसाइल क्लोराइड या एस्टर ले लेता हूं चलो, और एस्टर के अंदर अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो सोचो क्या करेगा, ये आपको पता है अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा भाई, RCH2OH के अंदर, यही तो करेगा बताओ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और बताओ अगर मैं इसी के अंदर ही यहां क्या ले लेता हूं भाई, इसी के साथ ही अगर मैं लिथियम AlOET का होल थ्राइस ले लेता हूं, तो सोचो इसके साथ क्या कहानी होगी। इसके साथ क्या हो जाएगा कि बताओ यहां बताओ कितनी हाइड्राइड ये दे रहा था, एस्टर को कितनी हाइड्राइड चाहिए देने के लिए, बताओ 2 हाइड्राइड की जरूरत पड़ती है, पिछली क्लास में बताया था भाई 2 हाइड्राइड चाहिए इसका कंप्लीट रिडक्शन के लिए। पर बताओ यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के पास यहां कितने हैं, इस कंपाउंड के पास कितना हाइड्राइड है, एक ही हाइड्राइड है, देख सकते हो हाइड्राइड एक है और एक ही हाइड्राइड है, तो कहां से लाए दूसरा हाइड्राइड, हाइड्राइड एक है तो बस एक ही दे सकता है। तो बताओ यहां से एक ही हाइड्राइड बताओ डोनेट कर सकता है यहां, और एक ही हाइड्राइड से OHCH3 निकल जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो यही क्या है, पार्शियली रिडक्शंस। मैंने ये लिखा पार्शियली रिडक्शंस करता है। पार्शियली रिडक्शन का मतलब इसके पास एक ही हाइड्राइड है, एक से ज्यादा दे ही नहीं सकता है ये। तो ये अल्कोहल तक जाना चाहिए था, बीच में ही रोक के खड़ा हो गया भाई, अब मेरे जाने की आगे हिम्मत ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास और दूसरा हाइड्राइड है ही नहीं। तो यहां ये कहां तक रुक गया, एल्डिहाइड तक। तो ऐसे ही जितने भी आपके पास ये लिविंग ग्रुप वाले हैं उन सभी का कहां तक पहुंचा था, एल्डिहाइड तक। आपको मान लो एसाइल क्लोराइड दे दिया और इसमें आपको क्या डाल दिया, यहां लिथियम एल्यूमिनियम AHOET का होल थ्राइस ये डाल दिया, और कहा जाए कि बताओ क्या बनेगा। तो हमें पता है यहां एक ही हाइड्राइड दे सकता है, अगर एक ही हाइड्राइड देगा तो यहां अटैक करेंगे, यहां इस Cl को बाहर कर देगा, किस पे रोक देगा, एल्डिहाइड पे, एल्डिहाइड पे रोक देंगे। यहां अगर मैं बात करूं, देखो यहां ये एल्डिहाइड पे रोक दिया, अगर मैं किसकी बात करूं, यहां आपके पास कीटोन की अगर बात करता हूं या एल्डिहाइड की बात करता हूं, और इसके अंदर ये मेरे पास ये रिएजेंट डाल दिया जाए, यहां किसकी बात करता हूं, कीटोन की, मान लो ये डाल दिया जाए, और इसमें ये रिएजेंट डाल दिया जाए, एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और दूसरा लिथियम आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम OET का होल थ्राइस, ये दोनों डाल दिए जाएं और कहे कि बताओ क्या बनेगा। तो हमें पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या कर देगा भाई आपका, अगर मैं यहां थोड़ा सा इसको यहां क्या जोड़ लेता हूं, एमाइड जोड़ लिया, लो एमाइड जोड़ लिया, तो एमाइड बताओ ये क्या करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये क्या कर देगा भाई, यहां से किसमें, अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, इसको किस में रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल के अंदर, ठीक है। और यहां इसको आपके पास जो एमाइड है इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बताओ किसको कहां तक रिड्यूस कर देगा, एमीन तक कर देता है, बताओ भाई बोलो फटाफट, किस में रिड्यूस कर देता है, एमीन के अंदर। पर बताओ लिथियम एल्यूमिनियम ये किसको कहां तक रिड्यूस करेगा, ये आपको इसको रिड्यूस करने के लिए कितनी हाइड्राइड की जरूरत होती है, अल्कोहल में लाने, कीटोन एल्डिहाइड को लिए अल्कोहल में लाने के लिए बताओ कितनी हाइड्राइड की जरूरत होती है, एक की जरूरत होगी, तो ये एक दे ही रहा है, तो बताओ ये तो कहां तक पहुंचा देगा, अल्कोहल तक तो लेके जाएगा। पर यहां अगर बात करें तो यहां क्या देगा, एक ही हाइड्राइड दे सकता है, पर एमाइड को चाहिए कंप्लीट रिडक्शन के लिए कितने, 2, तो ये कहां तक करेगा, एल्डिहाइड तक, कहां तक करेगा, एल्डिहाइड तक। बताओ बात समझ में आ गई। अगर मैं यही क्या डाल देता हूं, सभी रिएजेंट को देखो मिक्स कर रहा हूं मैं, यहां NaBH4 डाल देता हूं यहां, सोचो क्या करेगा, कीटोन को तो रिड्यूस कर देगा, एमाइड जैसा है वैसा ही रख देगा, कीटोन को तो रिड्यूस कर देगा, पर मेरे पास कीटोन को क्या कर दिया, अल्कोहल, और एमाइड जैसा है वैसा ही रख देगा।
बताओ ये बन गया प्रोडक्ट। तो इसका मतलब जो भी आप रिएजेंट ले रहे हो उसका बस स्पेसिफिक जो रोल है उसी को ही ध्यान रखना है। यही रिएजेंट की कहानी होती है। हर एक रिएजेंट के लिए कोई ना कोई एक ऐसा क्या होता है, उसके लिए सेंटर होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, कि वो उसके लिए रिड्यूस करे उसी स्पेसिफिक कंपाउंड को ही। ठीक है, तो ये आपके लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की कहानी थी। बताओ यहां ये आपका इसका डेरिवेटिव समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताओ, सभी को समझ में आया क्या? अकेस TIFR AIR DU में कौन सा इंपॉर्टेंट है? अकेस अब देखो क्लास के बीच में तो भाई बता नहीं सकता कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, TIFR जो होता है उसमें कुछ पार्ट MSc का भी आता है। ठीक है, तो वो MSc का जो पार्ट आता है उसी से रिलेटेड ये थे। ठीक है, ऐसा नहीं है उससे। जो I2 है वो नॉर्मली जैम के अंदर नहीं पूछा जाता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद I2 या सोडियम बोरोहाइड्राइड विद I2, ये नेट गेट में आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, पर ये काम के रिएजेंट है, बहुत ही कॉमन रिएजेंट है जिसमें आप कंफ्यूज होते हो। ठीक है, ये मैंने कहा जैम में नहीं आ हो सकता, इस बार जैम में पूछ लीजिए। ठीक है, लास्ट वाला देखो, यहां आपके पास ये आपको पता ही है कि रिएजेंट क्या करता है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अरे एमाइड है तो एमाइड होगा तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यहाँ ये आपके पास कीटोन है, ये NMe2 है, यहां से आपका ALH बॉन्ड है, एक ही हाइड्राइड है, यहां टैग करके इस NMe2 को बाहर कर दिया। बताओ क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड हाइड्रोजन्स। क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड हाइड्रोजन्स। ठीक है, RC डबल बॉन्ड हाइड्रोजन। ALH3 हिंडर्ड पैलेस में लगेगा, वो हम आगे बात कर लेंगे। इसमें एल्काइन की है और किसी की बात नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल ALH3 जो होता है वो हिंडर्ड जगह पे लगता है ना, सॉरी लेस हिंडर्ड की तरफ। ठीक है, थैंक यू अमरजीत। प्रतीक क्लास तो चलेगी भाई, अभी कितने हुए? 8:30 हुए, 8:45 तक तो चलेगी। ठीक है, 8:45 से 9 बजे तक। ओके, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते भाई। ठीक है, चंदन कौन सा असाइनमेंट अपलोड कर दिया? कौन से टॉपिक का भाई? कौन से टॉपिक का असाइनमेंट अपलोड कर रखा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड रिएजेंट की बात करते हैं, किसकी? NaBH3CN की। NaBH3CN की बात करते हैं। देखो NaBH3CN की अगर मैं बात करता हूं तो NaBH3CN देखो क्या करता है। NaBH3CN देखो, ये जो रिएजेंट होता है इसमें भी बोरोन है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन और एक क्या जुड़ा हुआ है भाई? साइनाइड। ये आपके है, और यहाँ क्या बना हुआ है? नेगेटिव, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? सोडियम है। ठीक है, ये आपके पास NaBH3CN है। अब सोचो यहाँ साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो साइनाइड क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो इसका बताओ क्या लगेगा भाई? -I लगेगा। और अगर इसका -I लगता है, और अगर इसका -I लगता है तो बताओ क्या करेगा? ये इसका -I लगेगा तो बताओ क्या करेगा भाई? ये इसके साथ यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करने लगेगा ये, क्योंकि ये BH बॉन्ड में जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी अब वो उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करने लग जाएगा। और बताओ इस BH बॉन्ड में बताओ क्या होगी? BH बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी भाई? रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर BH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज होगी। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी भाई? डिक्रीज होगी। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज होगी। तो ये बात तो हमें समझ में आ गया कि अगर साइनाइड लगता है तो ये जो रिएजेंट होगा ये NaBH4 से भी तो कम ही रिएक्टिव होगा। अब वो कितना कम होगा वो बात करेंगे यहां। देखो NaBH3CN जो होता है वो pH डिपेंडेंट होता है, मतलब ये जो रिएजेंट होता है ये pH डिपेंडेंट रिएजेंट होता है। जब भी आपको क्वेश्चन देगा तो हमेशा एक pH गिवन होगी इसके लिए। वो pH क्या होगी? देखो यहां अगर मेरे पास इमीनियम आयन है, यहां इमीनियम आयन है, एसाइल क्लोराइड है, एल्डिहाइड या कीटोन है,
और आगे सोन, जैसे एस्टर, फिर एसिड, एमाइड, और इसमें यहाँ NaBH3 डाल दिया जाता है, NaBH3Cn, ठीक है। और इसकी pH क्या होती है, लेस देन 5 होती है। बुक्स यहां लिखती है pH 3 और 4, 3 to 4, ठीक है। यहां तो लेस देन 5 होती हैं, तो ये कहां तक रिड्यूस करता है, ये कीटोन तक रिड्यूस कर देता है। कहां तक रिड्यूस करता, आगे रिड्यूस नहीं करता है, कीटोन तक रिड्यूस। बट अगर इसी NaBH3Cn के साथ अगर pH ग्रेटर देन 5 हो जाती है, बुक्स यहां लिखती हैं वो 6 और 8 लिखती हैं, 6 to 8 बुक्स जो लिखती हैं 6 to 8, तो वो कहां तक करता है, वो रिड्यूस करता है एसाइल क्लोराइड तक, ना एल्डिहाइड तक रिड्यूस करेगा ना कीटोन को। मतलब इसकी देखो ये साइनाइड जो ग्रुप है, ये कितनी कम इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कर दी, कितनी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली कि जो NaBH4 था वो तो कहां तक रिड्यूस कर रहा था, कीटोन तक। बट ये कहां एल्डिहाइड को भी अब नहीं कर पा रहा है, कीटोन को भी नहीं कर पा रहा है, उसके लिए भी pH चेक कर रहा है कि pH है कि नहीं। अगर pH 3 to 4 या लेस देन 5 होती है तो वो कीटोन तक रिड्यूस कर देता है। बट अगर pH ग्रेटर देन 5 होते ही क्या हाल, ना एल्डिहाइड को करता ना कीटोन को, ओनली 4 किसको करता है, एसाइल क्लोराइड और आपके पास इमीनियम आयन को। तो यही इसका स्पेसिफिक रोल होता है, ठीक है। यही क्या होता है, इसका स्पेसिफिक रोल होता है। बताओ यहां तक के लेक्चर में किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? इसके जो क्वेश्चंस होंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ यहां अगर मैं ये एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे ये आपके पास एग्जांपल, ये कीटोन, और यहां लिख देता हूं NaBH3Cn pH = 6। बताओ क्या रिएक्शंस होगी? कीटोन अगर pH ग्रेटर देन 6 है तो बताओ कहां से रिएक्शंस होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अगर इसी में pH इसकी NaBH3Cn के साथ क्या आ जाएगा, pH यहां 4 आ जाए, तो बताओ क्या करोगे, किस में रिड्यूस कर देगा? अल्कोहल के अंदर रिड्यूस कर देगा। बताओ बोलो ना भाई, किस में रिड्यूस कर देगा? अल्कोहल के अंदर। बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? इसके क्वेश्चन जो होंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं इसके, बहुत ही, ये रिएजेंट जो होता है, चांद सितारे जितने भी हो लगा लो इस रिएजेंट के ऊपर, बहुत ही स्पेसिफिक रिएजेंट होता है ये। pH का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया? ओके, pH जानता तो है ना भाई क्या होती है? AlH3 pH3 नियर कैसे लग गया? अरे नेगेटिव चार्ज AlH3, ये भी सुपीरियर, कितनी कॉमन बातें पूछ लेती हो भाई। R नेगेटिव है वहां, उसके पास नेगेटिव है, और वो नेगेटिव के पास AlH3 के पास क्या है, सुपीरियर, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये नेगेटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, बस सीधी सी बात है। यहां जो इलेक्ट्रॉन है, बताओ सुपीरियर क्या पूछती हो क्वेश्चंस, ये नेगेटिव चार्ज, बताओ यहां थोड़ी, यहां कहां है नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव ने वैकेंट p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, बस सिंपल है ये। अगर यहां अटैक कर देता, तुम कहती हो कि यहां सर अटैक करके यहां नेगेटिव में बना लूं, तो यहां 6 मेंबर की ये स्टेबल जो आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बनी, ये नहीं बन पाएगी, ठीक है सुपीरियर। थैंक यू पुनीत। देखो यहां तुमने क्या कहा, pH का, देखो pH का कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड करता है? pH बताओ, अगर मेरे पास यहां लगभग 7 के यहां pH जो होती है, अगर लेस देन 5 होता है, तो बताओ कौन सी कंडीशन होती है? एसिडिक कंडीशन होती है, और एसिडिक कंडीशन होगा मतलब सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, H+ मिल रहा होगा। तो वो H+ बताओ यहां से क्या कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट करेगा अपने लोन पेयर के, और क्या बना देगा यहां OH2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव, बताओ यही बनाएगा। यहां से रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करके बताओ क्या बना देगा, ये आपका OH और ये पॉजिटिव चार्ज, एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज से कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज पे पहुंचा दिया। इसका मतलब उस कार्बोनिल कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो इंक्रीज कर दी, और इसी वजह से ही वो कीटोन तक NaBH3Cn अटैक कर देता है। बट अगर इसकी pH बढ़ा दी जाए तो H+ का सोर्स कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाती है, तो वहां क्या होगा, वो एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस नहीं करेगा, वो कहां तक करता है, एसाइल क्लोराइड तक ही रिड्यूस कर पाता है, ठीक है। तो जिसने पूछा था ये किसियों सर क्यों pH से ऐसा क्या हो जाता है, तो pH से इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है।
अमन, मैंने AlH3 पढ़ाया है क्या? बताओ, जो चीज मैंने पढ़ाई नहीं है उसके बारे में पूछकर क्या करोगे? बता, जब पढ़ाएं, जब नंबर आएगा अमन तो इसके बारे में बता देंगे, AlH3 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बीच खुद ही बता देगा तू, ठीक है? अरे सिंपल, मैंने कहा 5 मेंबर में आ जाता है तो सॉफ्टनेस इंक्रीज हो जाती है। सॉफ्टनेस, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल होता है जहां पॉजिटिव चार्ज कम हो, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल होता है जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, न्यूक्लियोफाइल, हार्ड न्यूक्लियोफाइल उसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, साइज कम हो, ठीक है? ठीक है विका, सुपीरियर यही तो बताया सॉफ्टनेस का। सॉफ्टनेस मतलब वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना, साइज ज्यादा होना, ठीक है? स्लाइड नंबर 11 बताओ, 11 नंबर स्लाइड में, ये लो स्लाइड नंबर 11 क्या है? अरे नहीं, अभी चंदन बुकलेट सोल्व करना नहीं कि भाई, कुछ नहीं पढ़ा है अभी तो, ठीक है? कुछ नहीं समझ में आया बुकलेट का, ठीक है? हाँ बिल्कुल अभिजीत, मैंने कहा पीएच डिपेंडेंट है तो एग्जाम में तो देगा ही भाई पीएच, मतलब पीएच नहीं देगा तो कैसे समझ में आएगा? पीएच डिपेंडेंट होता है, ठीक है? वो बता देंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ चंदन बिल्कुल देंगे असाइनमेंट, ठीक है? असाइनमेंट देंगे, बिल्कुल असाइनमेंट देंगे 11 में। 11 में एसिड यार यहाँ से H+ ले लेगा, सोलवेंट से वापस H+ दे देगा, बता क्या फर्क पड़ता है? यहाँ से H+ निकाल ले, सोलवेंट जब H2O डाल लेगा तो वापस H+ ले लेगा, वापस OH बन जाएगा, ठीक है? ठीक है चंदन? अरे एल्यूमिनियम के नहीं है वो, उसके बाहर जो पूरा AlH4 है, इस एल्यूमिनियम हाइड्राइड का चार्ज है ये, क्योंकि एल्यूमिनियम 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है? तभी तो ये सोडियम या एल्यूमिनियम लिथियम आया है यहाँ, ठीक है? इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, ठीक है? तो ये एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज नहीं है, ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड का चार्ज पूरा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय, ठीक है भाई? ओके।